करने से उसके क्या प्लस है और क्या माइनस पॉइंट है, इसको हम आगे लेके चलेंगे। आगे बात आती है कि सार्वजनिक स्थल पे ग्राम सभा की बैठक होगी, पंचायत घर पे बैठक होगी, प्राइमरी स्कूल को यूज किया जा सकता है, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग हो सकती है, नहीं है तो ओपन एरिया में ग्राम सभा होगी। लेकिन किसी भी दशा में पदाधिकारी के घर पे बैठक नहीं होगी। प्रधान उप प्रधान के घर पे, उसके निजी आवास पे कोई बैठक नहीं होगी। अगर इस प्रकार की कोई बैठक हुई हो तो वह अवैध हो जाएगी, इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। और जब ग्राम सभा की बात आती है तो अनुभव बताता है, आप लोग काफी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हो, बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधि बहुत एक्सपीरियंस्ड, जहां ग्राम सभा शब्द आता है सब कोरम का क्या करना है? पहला प्रश्न, देखें ना देखें, इग्नोर कर देते हैं सर, दोबारा कराएंगे प्रॉब्लम आएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस, आपका भी होगा है। पहला ही मतलब जो कहते हैं कि कट करना हुआ या वो करना हुआ कि कोरम को क्या करना है, कोरम देखें कि ना देखें, इग्नोर करें कि नहीं, क्या नियम कहेगा, दोबारा कैसे करेंगे। तो अगर कोरम पे ही बात करें तो जो एक्ट का प्राविधान है कि सामान्य बैठक ग्राम सभा की होगी तो 1/5 जो वोटर लिस्ट है ग्राम सभा का, उसका 1/5 व्यक्ति कोरम का निर्धारण करेगा। या कुल परिवारों में से जितनी फैमिलीज हैं उसमें से आधे परिवार अगर उपस्थित होते हैं तो कोरम हो जाएगा, गणपूर्ति हो जाएगी, बैठक के लिए कहते हैं कि शुरुआत हो जाएगी, बैठक कर सकते हैं, पूरी प्रोसीडिंग आगे बढ़ सकती है। अब इसमें है कि अगर स्थगित बैठक है, कोरम किसी कारणवश नहीं हुआ, तो अगली बैठक जो होगी उसमें भी कोरम देखा जाएगा, वो है 1/10, यानी 1/5 से हम शिफ्ट करके आते हैं 1/10। और एक आधा परिवार जो कहते हैं उससे हम आगे बढ़ के आए 1/4। लेकिन जो स्थगित बैठक जो है उसमें भी हम कोरम को देखेंगे, कोरम थोड़ा रिलैक्स्ड है। तो ये प्राविधान थे जो कि ग्राम सभा के बारे में, अगर कहें तो आगे बढ़े तो प्रोसीजर देखें तो ग्राम सभा का जो मिनट्स होगा वो शासकीय भाषा में लिखा जाएगा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट का उसमें लिखा जाएगा, उसको उसका वाचन किया जाएगा अगली बैठक में। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रक्रिया है, देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपनी बात को आगे बढ़ते हैं कि क्या ये सब चीजें जो एक्ट में प्राविधान दिया है क्या किसी को जीवंत ग्राम सभा बनाने में कंट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल करता है। अब बात आती है कि किसी के लिए ये एसेट है, गिफ्ट है, किसी के लिए लायबिलिटी है। अपना एक्सपीरियंस अगर देखें तो ग्राम सभा एक पंचायत प्रतिनिधि के पदाधिकारी के लिए, एक वहां का सचिव के लिए, अधिकारी के लिए ऑर्गेनाइज करना, वहां पे बैठना अच्छे तरीके से और सही तरीके से उस ग्राम सभा का कहते कि अंजाम तक ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? सबको पता है, क्योंकि इट एंड्स अप इन अ मेस। वो कंफ्यूजन की स्थिति में जाके खत्म करता है। मैक्सिमम ग्राम सभा में नो डिसीजंस आर राइट, कोई निर्णय नहीं हो पाते। उसके अपने डिस्कशन करेंगे, वजह है, क्या वजह है कि ग्राम सभा में निर्णय क्यों नहीं कर पाते, उसके अपने कारण है। लेकिन मैंने कहा कि अगर ग्राम सभा किसी के लिए एसेट है तो किसी के लिए लायबिलिटी है, किसी के लिए क्राइसिस है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो भी अच्छा स्टेट का उदाहरण ले जहां पंचायती राज संस्थाएं सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, वहां पर ग्राम सभा जो है वो एसेट है। और जहां पर पंचायती राज संस्थाओं का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुआ है, संस्थाकरण नहीं हुआ है, मजबूती अभी पूरी नहीं हो रखी है, शैशव अवस्था में, वहां ग्राम सभा डोरमेंट है, निष्प्रभावी है। उसके लिए वो गिफ्ट नहीं है, उस पंचायत के लिए ग्राम सभा वो गिफ्ट नहीं है, बोन है। मैं तो इस हद तक सोचता हूं। अब बात आती है कि उस लायबिलिटी को हम एसेट में कैसे चेंज करें, यानी क्या क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ग्राम सभा होने पर गांव का आदमी आता नहीं है घर से बाहर। उसको मिल क्या रहा है ग्राम सभा की बैठक में, उसको मिल क्या रहा है?
आम आदमी की बात सोचिए, क्या पंचायत के निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा की बैठक में आते हैं? क्या जो कमेटी हैं, अलग अलग कमेटी हैं, सब कमेटी हैं, उनके अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, मेंबर, कोषाध्यक्ष क्या ग्राम सभा की बैठक में आते हैं? एक बड़ा प्रश्न है। और कहा जाता है कि पंचायती राज संस्था का हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा अगर कहा जाए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये है, दिस है, दैट है, लेकिन अगर गंभीरता से सोचा जाए तो पंचायती राज संस्थाओं का जो हार्ट एंड सोल है वो ग्राम सभा है, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस बता पा रहा है। अगर ग्राम सभा अच्छी होगी, हमारा जीपीडीपी अच्छा होगा, पॉपुलर पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, बेनिफिशियरी सिलेक्शन अच्छा होगा, कमेटी सिस्टम अच्छा होगा, इवन ऑफिसर्स जो हैं, जो ग्राम सभा के जो ग्राम स्तरीय कार्मिक हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे, क्योंकि ग्राम सभा में प्रश्न नहीं पूछे जाते, ग्राम सभा में उनके कार्यों का अप्रेजल नहीं होता है, ग्राम सभा में सस्ते गल्ला विक्रेता का अब तक कितना राशन बटा, कितना स्टॉक एंट्री है, उसका अप्रेजल नहीं हो रहा है। एसएमसी की बैठक में क्या निर्णय लिए गए, ग्राम सभा में कोई अप्रेजल नहीं हो रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने क्या क्या सर्विसेज दी, उसका ग्राम सभा में कोई अप्रेजल नहीं हो रहा। आशा बहन आई, उन्होंने कितना वैक्सीनेशन किया, कितने लोग छूटे, उसका ग्राम सभा में कोई अप्रेजल नहीं हो रहा है। जब ग्राम सभा में कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा है तो एस्कॉर्ट फ्री हो गया ना वो कार्मिक, उससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्राम सभा को जीवंत बनाएंगी, और जो ना होने पे प्रॉब्लम होता है, हमको एक लाइबिलिटी के रूप में ग्राम सभा दिखती है। तो जब ये तय हो गया कि ग्राम सभा पंचायती राज संस्थाओं की, ग्राम पंचायत की हार्ट एंड सोल है, और सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड अगर कोई रहा है पंचायती राज सिस्टम में, वो है ग्राम सभा, एक नंबर। दूसरा जो 6 स्टैंडिंग कमेटी बनी है, और अगर इन दो पिलर्स को देखें, आप कोई भी स्टेट का नाम ले जहां पर पंचायती राज संस्था अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनका स्टैंडिंग कमेटी अच्छा है, उनकी ग्राम सभा में अटेंडेंस अच्छी, पार्टिसिपेशन अच्छा है, जो ग्राम स्तर के कार्मिक हैं वो रिस्पॉन्सिबली अटेंड करता है ग्राम सभा को। ग्राम सभा उनसे सवाल पूछती है, उनसे उनके कार्य का अप्रेजल करती है। हमारे कार्य का अप्रेजल कौन करता है? एडीओ पंचायत साहब करते हैं, डीपीआरओ करते हैं, पंचायत सेक्रेटरी का, सचिव का, या प्रधान एक स्टैंप लगाते हैं, बुरा ना मानिएगा, और उसमें कुछ शब्द लिख देते हैं कि ये। लेकिन क्या ग्राम सभा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके कार्य का अप्रेजल कर रही है? क्या इतना वो एनलाइटेंड है? क्या उसकी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है? क्या कार्मिक की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है कि उसका अप्रेजल होगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे, उसको अपनी विभागीय परिलब्धियों के साथ बैठना है, या फिर पैसिवली वो एक कागज लेके आएगा, या प्रधान जी से कहेगा मुझे कागज दे दो, मुझे कुछ नोट करना है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ग्राम सभा को जीवंत बनाएंगे या ग्राम सभा को खराब करेंगे। दोहरी भूमिका है दोनों की, जनता की भी और जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे, कमेटी के मेंबर होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, या गांव का आदमी, दोहरी भूमिका है। बात है कि कहां से चीजें बिगड़ रही हैं, कहां से चीजें सुधरेंगी, दोनों तरफ से चीजें सुधरेंगी तभी। अब बात आती है कि हम ग्राम सभा की बैठक में क्यों जाएं। सबसे पहला प्रश्न आएगा वार्ड मेंबर का, इलेक्टेड मेंबर का, जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड रहा है। करीब 60-65 हजार हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं, वार्ड मेंबर। इतनी बड़ी फोर्स जो है वो अनयूटिलाइज्ड है, उसका कोई एनर्जी का कोई यूज नहीं है, वो उसको एज ए वॉरियर, एज ए फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कभी भी यूज नहीं किया गया। इलेक्टेड मेंबर वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, शिकायत करता है और अपने पॉइंट से स्कोर करता है, या कुछ काम ग्राम प्रधान को डरा धमका के अपने वार्ड तक कर लेगा, लेकिन इसके आगे उसको अपनी भूमिका पता नहीं है क्या होगी। और अगर वार्ड मेंबर को अपनी भूमिका पता है कि मैं अपने वार्ड के फाइनेंशियल
सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो देखिएगा कि कितनी ग्राम पंचायत का जो कायाकल्प है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किस तरीके से होता है। तो पहला नंबर कि इलेक्टेड मेंबर जो है वो पैसिव है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक बार ग्राम प्रधान, आपने देखा है, हमारा भी एक्सपीरियंस कहता है कि ग्राम पंचायत गठित नहीं हो पा रही है, इसलिए पहले से ही भैया आप सारे इलेक्टेड मेंबर को खड़ा कर दो, चाहे तो उनको पैसा खर्च करके जितवा दो। यहीं तक ग्राम प्रधान जी की भूमिका रहती है। उसके बाद एज ए टीम वो अपने इलेक्टेड मेंबर को कितना लेके चलते हैं, गॉड नोज, भगवानी मालिक है। और जब इलेक्टेड मेंबर नेग्लेक्टेड है तो वो जिस चेयर पे बैठेगा, जिस चीज की अध्यक्षता करेगा, इसमें भी दो चीजें हैं। एक, जहां ग्राम प्रधान और उप प्रधान किसी स्थायी समिति के चेयरपर्सन है, उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। और एक जो सिंपली इलेक्टेड मेंबर है, वो अगर किसी कमेटी का चेयरपर्सन है, उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बहुत फर्क आप पाएगा। तो भी अगर वो कार्य दिए गए हैं तो वो किस हद तक उन कार्यों को निर्वहन करते हैं। पहला सवाल आएगा कि सर हम ग्राम सभा की बैठक में क्यों आए? प्रधान जी, हम ग्राम सभा की बैठक में क्यों गए? आप ग्राम सभा कराते हो, आपको मानदेय मिलता है, प्रधान जी को मानदेय मिलता है, आपको क्या मान मिलता है? पहला प्रश्न पूछता है आदमी। एक तो सोल्यूशन है कि एसएफसी से का पूरा पैसा मानदेय में और मीटिंग्स की उपस्थिति दर्ज करने में खर्च कर दिया जाए, जो भी बहुत लाभकारी नहीं है। दूसरा उपाय क्या है? सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और जहां जहां कमेटी सिस्टम अच्छा है, जहां जहां ग्राम सभाएं अच्छी हैं, वहां पर हर बैठक में आने पर इलेक्टेड मेंबर को, शासकीय अधिकारी को नहीं, इलेक्टेड मेंबर को, पदाधिकारी को कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, उन स्टेट्स ने दिए हैं। और अगर एसएफसी से नहीं हो पा सकता तो है कि पंचायत अपने लिए क्या कर सकती है। हमारे मैक्सिमम काम जो पंचायत जो बजट से हम करते हैं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के, वो है आज के लिए। आपदा आई, आज हमको ठीक करना है, नल है उसका पानी ठीक करना है, सड़क आज हमारे लिए जरूरत है, जो आज से जुड़ी हुई चीजें। किसी पंचायत सेक्रेटरी ने, किसी डीपीआरओ ने, किसी एडीओ पंचायत साहब ने, किसी प्रधान जी ने, किसी वार्ड मेंबर ने, किसी ग्राम पंचायत ने अपने जो उसको 100 रुपया मिल रहा है, उसको उसने जुडिशली, न्याय संगत रूप से, फ्यूचरिस्टिकली, भविष्योन्मुखी होते हुए क्या ये सोचा है कि इसका कुछ पैसा, कुछ अंश जो ग्रांट मिल रहा है, हम प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने की दिशा में ले चलें। उसके अपने इश्यूज होंगे, लैंड नहीं है, अर्निंग नहीं है, जिसको ओएसआर हम कहते हैं। अगर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ये तय कर ले कि हमको 100 रुपए मिल रहा है, 100 रुपए में से 10 रुपया हम ऐसे एसेट्स को क्रिएट करेंगे, उस पर पैसा लगाएंगे जहां पर हमको कुछ प्रोडक्टिव अर्न करने को मिलेगा, कुछ कमाने को मिलेगा। देखिएगा कुछ समय के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आपके पास एक अपनी अच्छी खासी किटी होगी, जिसको कि आप अपने ढंग से, कोई टाइड उसकी ग्रांट नहीं है, कोई उसके वो नहीं है, ग्राम सभा का रेजोल्यूशन है कि जितने इलेक्टेड मेंबर हैं इनको मीटिंग में आने के लिए, या जितने कमिटीज के मेंबर हैं इनको मीटिंग में आने के लिए हम इंसेंटिव देंगे। इट में बी 200 रुपीज, इट में बी 300 रुपीज, इट में बी 5000 रुपीज, कुछ भी हो सकता है। वो आपका ओएसआर है। क्योंकि अगर ग्रांट के भरोसे रहेंगे तो फिर मैंने कहा कि पूरा का पूरा एसएफसी हम इन चीजों में लगा देंगे तो भी खत्म नहीं होगा। और पंचायत की ओनरशिप, पंचायत एक गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही है, उसका गवर्नेंस है, वो तभी है जब उसके फाइनेंशियली उसके अपने रिसोर्सेस हैं। अदरवाइज वो हमेशा हैंड टू माउथ रहेगा, चाहे कितना भी लाख, कितना भी करोड़ उसको स्कीम के माध्यम से मिल जाए, अगर उसके पास अपना ओएसआर नहीं है तो वो हैंड टू माउथ ही रहेगा, कितना भी करोड़ रुपए दे दीजिए। क्योंकि चेंज एटीट्यूड में आता है, चेंज प्रैक्टिस में आता है, व्यवहार परिवर्तन में आता है। तो ये पूरी चीजें इतनी इंटरलिंक्ड है। आप जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, जो यहाँ ग्राम सभा अच्छा हो रहा है, वहां देखिएगा कि उनका अपना ओएसआर है।
उनकी कमेटी सिस्टम स्ट्रेंथन है। और मैंने कहा कि कोई भी सवाल करेगा, पहला प्रश्न होता है कि हमको मीटिंग में आने का मिलता क्या है, रेन्यूमरेशन क्या है हमारे लिए, क्या इंसेंटिव है। कोई शुभ लाभ के बिना कोई काम नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसको कॉस्ट देना ही पड़ेगा। इस दिशा में जब पंचायतें सोचने लगेंगी तो एक अच्छा कर सकेंगी। अब हम आगे अपनी बात को पूरी करें कि जब हमने ये तय कर लिया, ये हम जब ये समझ गए कि ग्राम सभा इज हार्ट एंड सोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज संस्थाओं का ये हृदय और आत्मा है ग्राम सभा, तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझनी पड़ेगी कि वो एक्ट में भी लिखा है कि ग्राम सभा के फंक्शंस क्या हैं। मैं इसको दोहराऊंगा नहीं क्योंकि अपनी बात में ही ये बातें आ गई हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, एक बात और कहूंगा कि हमने एक्ट में रखा, रूल्स में रख दिया ग्राम सभा है, अब उसके बाद भी हमारी ग्राम सभा अच्छी नहीं है, इसका क्या कारण है? कोई डीपीआर साहबान बता पाएगा कि ग्राम सभा क्यों नहीं अच्छी हो पाती? क्या पंचायत को बायलॉज बनाने को रोका गया है, या प्रोसीजर बनाने को रोका गया है, या राज्य स्तर से गाइडलाइन नहीं मिल रही? अब गाइडलाइन भी गई है, आगे भी जाएंगी, लेकिन ग्राम सभा, देखिए, जब तक हम प्रोसीजर, एक प्रक्रिया के तहत उसको नहीं बांधेंगे, उसको प्रक्रियाओं में नहीं बांधेंगे, स्टेप्स के हिसाब से चलेंगे कि हमको कौन से पहले 5 स्टेप करने होंगे ग्राम सभा के आयोजन के समय या आयोजन के पहले, तभी होगा। मैंने कहा कि ग्राम सभा सीधा होती है, उसके कोई निष्कर्ष नहीं निकलते हैं क्योंकि एजेंडा पॉइंट ही तय नहीं है। पहला नंबर, जो आया है व्यक्ति, उसको पता नहीं है कि मेरे कौन से मुद्दे रखने हैं, मेरे कौन से मुद्दे शामिल होंगे। 2 नंबर, उसको ये भी नहीं पता कि अगर इस बैठक में नहीं आए, पिछली बैठक, अगली बैठक में उसका क्या कार्यव्रत हुआ था, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या था, नहीं पता। प्री फिक्स्ड डेट में ग्राम सभा हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं पता। क्या वॉल राइटिंग की, उसको पता है, नहीं पता है। बेनिफिशियरी सिलेक्शन कितना इम्पार्शियल है, कितना न्याय संगत है। फ्रंटलाइन वर्कर्स ग्राम सभा की बैठक में कितना आते हैं, क्या कैलेंडर है भारत सरकार के लिए? कम से कम 6, अधिक से अधिक 12। और अब तो हम लोग इस यात्रा में इतना आगे बढ़ गए हैं कि जब जीपीडीपी बनाते हैं तो 3 महीना हम देते हैं, प्लानिंग मंथ कहते हैं उसको, प्लानिंग मंथ। और अब कुछ भी देख लीजिए, आप ग्राम सभा का अटेंडेंस देख लीजिए, आप सोशल ऑडिट का फोरम के रूप में देख सकिए। अगर ग्राम सभा मजबूत है, सोशल ऑडिट अच्छा है। ग्राम सभा मजबूत है, कर्मचारियों का अप्रेजल कर रहा है, कर्मचारी जो है वो ग्राम सभा की बैठक में आएंगे और तैयारी के साथ आएंगे। ग्राम सभा मजबूत है, अच्छी जीपीडीपी बनेगी, क्वालिटी जीपीडीपी। ग्राम सभा मजबूत है, सर्विसेज अच्छी पंचायत देगी। ग्राम सभा मजबूत है, ग्राम प्रधान अकाउंटेबल होंगे, मेंबर्स अकाउंटेबल होंगे। ग्राम सभा मजबूत है, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें साफ सुथरी हैं, सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिक डोमेन में है। ग्राम सभा मजबूत है, सर्विस डिलीवरी एक अच्छे बेंचमार्क के साथ होगी। ग्राम सभा मजबूत है, अवेयर्ड है, जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनके हितों की पूर्ति होगी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो चैलेंज्ड पीपल हो, बुजुर्ग हो, वार्ड मेंबर हो। ग्राम सभा मजबूत है, ओएसआर अच्छा होगा। और भी आप कितनी चीजें आप बोलते जाइए, और अगर मजबूत नहीं है तो फिर इसका नेगेटिव करते जाइएगा कि ये नहीं है तो ये नहीं आ रहा है। ग्राम सभा मजबूत नहीं है तो ग्राम प्रधान जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी उनकी कोई नहीं है। ग्राम सभा मजबूत नहीं है तो जो कर्मचारी आते हैं या जो अधिकारी भी आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर भी आएंगे, वो भी कोई सीरियसनेस उनमें नहीं रहेगा। ग्राम सभा मजबूत नहीं है, जिले में ग्राम सभा के रिव्यू नहीं होगा। ग्राम सभा मजबूत नहीं है तो
जो कमेटी है वो मजबूत नहीं होंगी। तो जब इतना ये नेग्लेक्टेड रहा है तो इसको क्यों नहीं हम इसको अच्छा करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक प्रोसेस बनाया जाए, एक प्रक्रिया निर्धारण किया जाए। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, हमको थोड़ा दिक्कत होगा, हम कहते हैं सीधा ग्राम सभा की बैठक करा देते हैं और फिर अटेंडेंस की बात आती है, अटेंडेंस नहीं आ रही है। तो अगर अटेंडेंस नहीं आ रही तो हमको इस प्रश्न को पूछना पड़ेगा अपने प्रधान जी से, अपने वार्ड मेंबर से, अपने एसएचजी मेंबर से, अपने कम्युनिटी के लोगों से, अपने अधिकारियों से कि क्या वजह है कि लगातार अटेंडेंस नहीं आती। कोरम एक क्वेश्चन बना रहता है कि कोरम बनाए, कोरम करें। अविश्वास लाना हो, पूरा का पूरा हुजूम आ जाएगा। क्यों? प्रधान जी को हटाना, अबदस्त करना, वहां पे कोरम की जरूरत ही नहीं है, खटाक से कोरम बन जाता है। तो जब तक हम इन प्रश्नों को उत्तर नहीं खोजेंगे, और उसमें एक जो प्रश्न है, मतलब इसके अगर उत्तर देखें, मैकेनिज्म क्या बनेगा कि अगर ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं तो क्या वो प्रक्रिया के तहत लिपिबद्ध है, इन राइटिंग में है, ग्राम सभा कर रहे हैं तो क्या उसके पहले वार्ड की बैठक हुई, क्या वार्ड मेंबर ने कुछ इश्यूज को आइडेंटिफाई किया, क्या वार्ड मेंबर की बात ग्राम सभा सुन रही है, क्या वार्ड मेंबर की बात ग्राम प्रधान सुनता है, क्योंकि वो तो कन्वीन कर रहे हो, तो चेयर बना है, चेयरपर्सन है। यहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने सुझाव आया, कल ही बैठक थी ऑनलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वाइब्रेंट ग्राम सभा में, कि एक स्टेट ने कहा कि सर इलीट जो है, जो सत्ता शक्ति संपन्न व्यक्ति है या वर्ग है, वो क्यों चाहेगा कि गांव का आदमी उन सर्विसों को ले। तो भाई नेचुरल सी बात है कि जो कमेटी का मेंबर है, जो उप प्रधान है, जो सस्ता गल्ला विक्रेता है, ये सर्विसेज दे रहा है, सीएससी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो गांव की है, आशा, ये इलीट वर्ग, ग्राम प्रधान इलीट वर्ग के हैं ये लोग, अगर कहा जाए तो ये भी प्रश्न आया कि अगर एक्ट में या संविधान में लिखा है कि ग्राम सभा की बैठक में या ग्राम पंचायत की बैठक में प्रधान उनकी अध्यक्षता करेंगे, या प्रधान नहीं तो उप प्रधान अध्यक्षता करेंगे, या कोई दोनों नहीं है तो फिर उसकी प्रक्रिया दी, क्या को चेयरपर्सन बन सकता है ग्राम सभा की बैठक का, वो चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे वो सीएससी, को चेयरपर्सन, सह अध्यक्ष, क्या कोई पैनल, यहां तक बात है कि पैनल बनाया जाए ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए। क्योंकि अगर जो पावरफुल व्यक्ति है, जो संपन्न व्यक्ति है, सत्ता जिसके पास है, जिसको प्रधान पदाधिकारी कहा जाएगा, क्या उससे अपेक्षा है कि वो गांव के हर आदमी को जो छूटा हुआ है, भटका हुआ है, उसके हित के बारे में सोच पा रहा है? क्योंकि पावर करप्ट्स, एब्सोल्युटली। लॉर्ड एक्टन का ये कहा हुआ है कि सत्ता जो है वो भ्रष्ट करेगी और असीमित सत्ता जो है वो असीमित रूप से भ्रष्ट करेगी। ये कुछ प्रश्न है जहां पर हमको अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। उसके बाद जैसे बात आई कि एजेंडा क्या सेट होगा, हम अपनी ग्राम सभा का एजेंडा क्या सेट करते हैं, कोई डीपीआर साहबान बता पाएंगे, या कोई फील्ड का आदमी, एजेंडा में क्या क्या बिंदु है? क्या कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट बनता है किसी भी विधानसभा की कार्रवाई में, या किसी भी बड़े सदन की कार्रवाई का एक्शन टेकन रिपोर्ट बनता है? हम एक्शन टेकन रिपोर्ट ना लें, उस शब्द को ना पकड़ें, लेकिन क्या एमओएम क्लियरली बनता है, पिछले बैठक की कार्यव्रत को पढ़ा गया, कि पिछले बैठक को पढ़ा गया और पुष्टि की गई, सिर्फ लिए वो 5 गांव में ही अटेंडेंस अपनी दे दे ग्राम सभा की, वो बहुत बड़ा काम है। पिछली बैठक की कार्रवाई की पुष्टि हुई, तो क्या इस बैठक में पिछली बैठक का कोई संदर्भ नहीं है, या गांव वालों को पिछली बैठक भी दी जा रही है कागज के रूप में? तो ये प्रक्रिया हमको ठीक करनी पड़ेगी। जब तक हम पॉपुलर इंटरेस्ट लोगों के बीच में नहीं जगाएंगे, ग्राम सभा एक लायबिलिटी ही है हमारे लिए। फिर एक बात आई कि ग्राम सभा को मजबूत करना है, तो बहुत सारे विषय हो सकते हैं कि एजेंडा प्रीफिक्स्ड हो, प्रीफिक्स्ड मीटिंग हो,
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब मान लीजिए कि बहुत सारे आदमी खेत में चले जाएंगे कि किसी कारणवश ग्राम सभा नहीं अटेंड करेंगे, लेकिन अगर उन तक एक दिन पहले 2 दिन पहले कोई पहुंच गया रोस्टर के साथ कि साहब आप आइए, आप नहीं आए तो अपने परिवार का एक आदमी लेके आइए, भेजिए, सब नहीं आते हैं, और अगर तो भी नहीं आ पा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि मेरी पंचायत में क्या 5 काम अच्छे होने चाहिए जो नहीं हो रहे हैं, या आपके लिए 5 काम क्या जरूरी है जो आपके वार्ड में होने चाहिए? उन कामों को क्या ग्राम सभा में सुना है? सबसे बड़ी बात है कि ग्राम सभा का जो रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव, क्या वो ग्राम पंचायत का इलेक्टेड बॉडी मान रहा है, उसकी कैबिनेट मानती है? जो कार्य योजना बनाते हैं ग्राम सभा की बैठक के बाद, क्या उसी प्रेफरेंस में, उसी इंपॉर्टेंस में क्या वो कार्य योजना ग्राम पंचायत की इलेक्टेड बॉडी पास करती है? क्या चेंज नहीं करती, टेम्पर नहीं होता है कार्य योजना का? तो जब ये चीजें नहीं होंगी तो फिर लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाएगा। जब उनको ये नहीं लगेगा कि मेरे इश्यूज एड्रेस नहीं हो सकते, मेरी आवाज नहीं सुनी जाएगी, मेरे आवाज मेरे वार्ड मेंबर नहीं सुनेंगे या बोल पाएंगे, तो ग्राम सभा का इंटरेस्ट कम होता जाएगा। कमेटी के जो मेंबर हैं वो खुद को एम्पावर्ड फील नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा डोरमेंट हमारा 6 कमेटी है, सबसे ज्यादा। और अगर इसको इग्नाइट कर दिया, इसको अगर कर दिया, ये एक वॉरियर के रूप में अगर ये फीलिंग लाई जाए कि आप वॉरियर हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी कि आप जिस कमेटी को आप एड्रेस करते हो क्या उनके फंक्शंस है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ग्राम सभा, हेल्थ एक विषय है, एजुकेशन एक विषय है, न्यूट्रिशन एक विषय है, जो सॉफ्ट गोल्स जो SDG की बात करते हैं, क्या वो उन सॉफ्ट गोल की प्राप्ति में, क्या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सस्ता गल्ला विक्रेता, क्या उसको प्रश्न होता है कि आपने क्या कोटा का यूज किया? जो सही लोग जो राशन नहीं ले पाए, क्या ऐसी फैसिलिटी है कि अगली बार आके उनको राशन मिल जाए, या उनको एक बोर्ड लगाएगा कि अब राशन बंद है, खत्म है? तो ये चीजें ऐसी चीजें है। वैक्सीनेशन, कितने लोग छूट गए हैं? क्या कोई वार्ड मेंबर इसका एक फ्रंट वो वॉरियर है कोविड का? और बात है कि इंसेंटिव, और बात है कि गवर्नमेंट के स्कीम से इंसेंटिव ले या OSR से ले, चुनाव हमारा है। फिर पिछली बैठक की कार्रवाई की पुष्टि की, पिछली बैठक की कार्रवाई का ATR अगर कोई बना है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या क्या निर्णय हुए थे, वो डिसीजन, अगर वो 4 डिसीजन आ जाएं अगली बैठक में तो लोगों का इंटरेस्ट नेचुरल है कि बढ़ेगा। यानी हमको अपनी प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा चीज लाने के लिए, तो अच्छी नौकरी पाने के लिए, अच्छा सम्मान करने के लिए, अच्छी फसल पैदा करने के लिए हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। GPDP का अनुमोदन एक एजेंडा हो सकता है। बजट का अनुमोदन पता ही नहीं रहता किसी ग्राम सभा की कार्रवाई में। खान साहब, आपको अपनी नौकरी में कहीं मिला अवसर कि ग्राम सभा की कार्रवाई में लिखा हो कि हमको इस वर्ष अब तक इतना पैसा मिला? मैंने तो नहीं पाया लिखा हो ग्राम सभा की बैठक में इतना पैसा मिला इस विभाग का, पंचायत का इतना पैसा मिला, दूसरे वक्त नहीं है। तो जब ये चीजें ओपननेस नहीं रखी जाएगी, चीज छुपाई जाएगी, तो जनता का आदमी क्यों आएगा आपकी बैठक में? कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पाएगा। है ट्रबल, उसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसके तरीके होंगे एड्रेस करने के। क्या सोशल ऑडिट के फोरम के रूप में ग्राम सभा को स्थान मिलता है? क्या उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है, या फिर वो एक मंच बनता है अपने पॉइंट्स को स्कोर करने के लिए? क्या थीम बेस्ड ग्राम सभा की बैठक करने के लिए थीम बेस्ड एजेंडा पंचायत तय कर सकती है? लेबर डे, मान लीजिए लेबर डे है, उस दिन क्या सारे जो ग्राम सहायक हैं या जितने जो वो हैं जो मनरेगा के लेबर हैं, क्या वो, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, साउथ में जब ग्राम सभा का आयोजन होता है उसके पहले वो लोग, जब एक घर से दूसरे घर के लोगों को बुलाया जाता है, मान लीजिए सेकेंड हाफ में ग्राम सभा है, तो निश्चित रूप से कि फर्स्ट हाफ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी प्रधान जी को, वार्ड मेंबर को, कि हर घर तक जाके यार आज ग्राम सभा की बैठक में आना। तो वो लोग सीधा ग्राम सभा नहीं कराते, वो कुछ इस तरह की गतिविधि करते हैं, जैसे कि सफाई करवाना, लोगों को मतलब एक मैसेज भी देना है ना
कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो चाहे श्रमदान हो, चाहे वो झाड़ी कटाई हो, चाहे वो कुछ भी एक इशू हो, ताकि लोगों का एक हो कि मेरी सार्थकता थी आज के दिन की, और ऐसा करते हैं लोग। तो वो ग्राम सभा सेकेंड हाफ में होता है, पहले वो गैदरिंग करते हैं, कुछ इश्यूज को डिस्कस करते हैं, पहले से ही तय करते हैं, और फिर उसको चाहे वो श्रमदान हो, चाहे वो कार सेवा हो, इस तरीके से लोगों को, या फिर ट्रांजिट वॉक ही करा दिया, पीआरआई एक्टिविटी ही करा दी, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करा दिया, सीट का वितरण करा दिया। जो लाइन डिपार्टमेंट का अधिकारी है, कुछ तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना आने से पहले, अटेंडेंस करने के पहले, कुछ तो घर से निकालने के लिए क्या इंसेंटिव देंगे। अगर वो इंसेंटिव कुछ भी हम दे सके तो गांव का आदमी बाहर निकलेगा, घर छोड़ के आएगा, या अपने जरूरी काम के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कब करेगा, उसको कब लगेगा कि हमारा ये काम जो है, कहते हैं साहब दिहाड़ी हमारी खत्म हो जाएगी, हम बैठक करेंगे, और बैठक का नतीजा क्या निकलता है। तो जब ये कंसेप्शन बदलेगा आदमी के मन में, और अपना वो दिहाड़ी छोड़ के एक दिन बैठेगा, और क्या सर्विसेज पंचायत दे रही है उसको, उस एक दिन को छोड़ रहा है, तो जाके ये प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर हम एक अच्छा ग्राम सभा, एक अच्छी ग्राम पंचायत, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा फ्रंट लाइन वर्कर, और सब कुछ अच्छा 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 अच्छा। तो कितना टाइम है? तो इसी पे मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, मैं पीपीटी बोल सकता हूँ, जो चीफ सेक्रेटरी साहब का जो जियो जारी हुआ है उसको मेरे पास सिस्टम में है, उसको बोल सकता हूँ। मैं अपनी बात को यही रोकूंगा कि एक ग्राम सभा को अगर हार्ट एंड सोल कहा जाए, क्या एसएचजी को क्या मोबिलाइज कर पाए हैं हम लोग, क्या सोशल मोबिलाइजेशन, पंचायत इस चीज को समझती है कि सोशल मोबिलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इलेक्टेड मेंबर को पता है, क्या पीआरआई जो एक्टिविटी है, प्लानिंग हो चाहे वो मॉनिटरिंग हो, गुजरात में ई ग्राम मॉनिटरिंग होती है, यानी कि डैशबोर्ड केपीआई तय किए गए हैं। डैशबोर्ड नहीं है तो जो लाइजन ऑफिसर अपॉइंट हो रहा है, जो पूरे ब्लॉक का, क्या उसके पास सारे ये डेटा आता है कि कितनी ग्राम सभा हुई, कितनी अटेंडेंस हुई, कितनी महिला आए, कितने पुरुष आए, क्या 5 इंपॉर्टेंट इश्यूज डिसाइड हुए, निर्णय क्या, तभी तो रिव्यू करेगा। वो सारी चीजें पहुंच पा रही है उसको, क्या ग्राम सभा में कितने ऑफिसर्स ने अटेंड किया, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं क्या उनकी सैलरी उस दिन अगर वो नहीं आते हैं तो 1 वार्निंग 2 वार्निंग के बाद ये ना कहा जाए कि आपकी सैलरी एक दिन की क्यों नहीं रोकी जाए, क्योंकि आप फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आपको ग्राम सभा। क्या सस्ता गल्ला विक्रेता अपने ऑडिट कर रहा है अपनी बातों का, झगड़ा होगा, नेचुरल रूप से झगड़ा होगा। उसके बाद क्या ग्राम सभा का जो रेजोल्यूशन है वो बाइंडिंग है ग्राम पंचायत के लिए। फिर बात आई कौन चेयर करेगा मीटिंग का, प्लेस ऑफ मीटिंग एक्ट में कहा है सुविधाजनक स्थान पे, क्या हमारी ग्राम सभा सुविधाजनक स्थान पे हो रही है, क्या सुविधाजनक समय है, क्या प्री फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, और अगर कोई बैठक में नहीं पहुंच पाता है तो उसके मुद्दों को कौन एड्रेस कर रहा है, उसका वार्ड मेंबर कर रहा है। क्या रेम्यूनरेशन मिल रहा है, क्या उसको इंसेंटिव मिल रहा है, क्योंकि जो एक्सक्लूडेड है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, कमेटी का सदस्य हो, गांव का आदमी, जो एक्सक्लूडेड है उसको सिस्टम के साथ जोड़ना, उसको मेन स्ट्रीम में लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रॉक्सी अटेंडेंस की बात आती है, प्रधान जी बैठी होंगी, उनके हस्बैंड पूरा कंडक्ट कर रहे हैं, या उनके जो रिलेटिव है, प्रॉक्सी अटेंडेंस कहते हैं इसको, पूरी कार्रवाई प्रॉक्सी हो गई। वॉल राइटिंग है कि नहीं, यूजर कमेटी, सब कमेटी, क्या इन सारी जो भी उप समितियां हैं, क्या इनको स्टैंडिंग कमेटी के साथ सबड्यूट नहीं करना चाहिए, मर्ज नहीं कर देना चाहिए, उनको किसको रिपोर्ट करेगा, ग्राम प्रधान को करेगा, इलेक्टेड मेंबर को करेगा,
या स्टैंडिंग कमेटी को करेगा, किसी को रिपोर्ट करेगा? स्वजल का काम है, क्या वो जो पंचायत की स्टैंडिंग कमेटी उसको रिपोर्ट कर रहा है? क्या वो ग्राम सभा में अपना ऑडिट कर रहा है? क्या काम कराया, या सिर्फ पैसा ट्रांसफर कर दिया सचिव ने? ये कुछ ऐसे प्रश्न है जहां पर पेनफुल प्रश्न है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम करेगा लोगों को। डे ऑफिसर की बात आई कि डे ऑफिसर कौन बनेगा? उप प्रधान वार्ड मेंबर को क्या मिल रहा है जो उसका ऑफिस खोलेगा? उसको क्या उसके 4 बिंदु 10 बिंदु में से 2 बिंदु उसके प्रोमिनेंस रखे जाएंगे, उसको प्रमुखता से ग्राम सभा रखेगी? कुछ इंसेंटिव तो देने पड़ेंगे हमको, तभी उसका इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो उसको क्या पड़ी है कि पूरे घर घर जाके और कहे कि उसको जिम्मा दिया जाए कि यू आर एजेंट ऑफ चेंज, तुम परिवर्तन के वाहक हो, यू आर कैरियर ऑफ चेंज, तुम ही चीजों को साइलेंट रिवोल्यूशन लाओगे। और उसको कहा जाए कि सब लोग, गांव के लोग आए, सारे एसएचजी मेंबर को कहा जाए महिलाओं को लेके आइए, बुजुर्गों को लेके आइए, आपके विषय उठाए जा रहे, तो उसको इंसेंटिव में कुछ तो रखा जाए, उसके प्रायोरिटी में, उस प्रायोरिटाइजेशन में उसको मौका मिले। कुछ ना कुछ तो हमको एक मैकेनिज्म, जो पिछली ग्राम सभा हुई है, जो अभी इस बार ग्राम सभा है, मान लो 20 तारीख को ग्राम सभा है फॉर एग्जाम्पल, अगले महीने की 20 तारीख को ग्राम सभा है, क्या उसके पहले वार्ड मेंबर ने अपने यहाँ वार्ड सभा, कुछ भी कहो, टोला सभा, मोहल्ला सभा, जिससे कि प्रमुख जो मुद्दे हैं वो उभर के आ जाएं, वो काउंट पे हो जाए, तभी वहां प्रायोरिटाइजेशन होगा। और अगर जो वार्ड सभा नहीं कर रहा है, उनके इश्यूज को ग्राम सभा एड्रेस नहीं करेगी, सीधा रेजोल्यूशन पास करें ग्राम सभा कि हम उन्हीं मुद्दों को टेकअप करेंगे जहां पर जनता का इंटरेस्ट होगा। इंसेंटिव दोनों है, चाहे वो रिवॉर्ड हो चाहे वो पनिशमेंट हो, किसी के लिए रिवॉर्ड होगा, किसी के लिए पनिशमेंट होगा, दोनों इंसेंटिव्स को यूज करने पड़ेंगे इंटेलिजेंटली, बैलेंस्ड वे में। ये सारी चीजें हैं जहां पर हम अपनी बात को, कोई भी एक तरीका ले सकते हैं, हम सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं अटेंडेंस के लिए, कुछ ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हम ये इंश्योर करें कि 4 ऑफिसर, जीपीडीपी का नहीं कि जहां पर मतलब प्लान को अपलोड करने में 4 ऑफिसर्स की जरूरत है, मतलब 4 ऑफिसर अपने सही अर्थों में, चाहे वो एक ही पंचायत को करे। रोजगार सहायक क्या ग्राम सभा की बैठक में रहते हैं? क्या आशा कार्यकर्ती अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आती हैं? क्या एसएमसी के या टीचर जो हैं, क्या वो अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं? और जो रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं वो अच्छी ग्राम पंचायत, स्वस्थ ग्राम पंचायत है, वो बैलेंस कर रहा है, सेपरेशन, वो बैलेंसिंग हो रही है, चेक्स एंड बैलेंसेस है उसके पास। अदरवाइज तो ये ऑटोक्रेट है, ऑटोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी कहाँ रही? और अगर मतलब ग्राम सभा अगर हेल्दी नहीं है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन नहीं है, डिसीजंस जो है कंसेंसस से नहीं है, तो फिर इम्पोज्ड है, थोपी जा रही है, और वो थोपी चीज बहुत दिन तक चलती है। तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं, और मैं अपने अधिकारी गणों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 3-3 बिंदु बतावें कि एक वाइब्रेंट ग्राम सभा कैसे होंगी। उधम सिंह नगर 3 बिंदु बतावें कि ये 3 चीजें कर लें कि एक अच्छी ग्राम सभा हो सकती है। हो सकता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमसे फीडबैक मांगी जा रही है कि ग्राम सभा अच्छा कैसे करेंगे, तो 3 बिंदु बताएं, 4 बताएं तो और अच्छी बात है। एक अच्छी ग्राम सभा और प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक अच्छी ग्राम सभा होने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारे जो मतलब चाहे वो हमारे कार्मिक हों या हमारे जनप्रतिनिधि हों, उन सबको सबसे पहले ये जानकारी होना जरूरी है कि भाई बैठक हम कर रहे हैं तो उस बैठक के रूल रेगुलेशंस क्या है, किस तरह से हम उस बैठक को करें। जैसा आपने पहले भी अभी बताया कि भाई हमें पता ही नहीं कि हमारा एजेंडा कैसे होना चाहिए, हमारा उसमें क्या, हम उसमें बजट कंटिन्यू करिए। जी जी। तो ये सब चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं ग्राम सभा की मीटिंग आयोजित की जाती है तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है कि क्या कुछ वहाँ पर किस चीज़ पे चर्चा होनी है। सिर्फ मैं देखता हूँ कि 2-3 बिंदु अहम दिखते हैं जिसमें हमारा जो फंड होता है उसकी बात होती है, चाहे वो स्टेट फाइनेंस है या 15वां वित्त आयोग है।
इसके अलावा छोटी मोटी चीजें और डिस्कस होती हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें मनरेगा, हालांकि मनरेगा की भी अलग सी मीटिंग करती है, वो एक साथ नहीं हो पाती है। तो एक तो ये जरूरी है कि क्या होना है। दूसरा, जो पैरेलली कुछ डिपार्टमेंट अपनी ग्राम सभाएं अलग करते हैं, कहने को तो वो हमारी ग्राम सभा मीटिंग का ही हिस्सा है, लेकिन वो पैरेलल चलते हैं। जैसे मनरेगा का मैंने अभी जिक्र किया, इसके अलावा जो स्वजल का भी कुछ पार्ट है जो अलग से वो ऑपरेट करते हैं। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट है, सबकी जब पार्टिसिपेशन एक ही मीटिंग में होगी, तो मुझे लगता है कि उसका जो रिजल्ट है वो बहुत फ्रूटफुल होगा। तो ये मेरे सुझाव थे। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा जो रोल दिखता है हमें, कि जब लाइन डिपार्टमेंट के लोग ही नहीं आएंगे तो वहाँ पे लोगों को जानकारी कौन देगा। हमारा जो सेक्रेटरी है या ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम विकास के जो लोग होते हैं, ये 2-3 लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये जितनी इनके पास जानकारी होती है उतनी जानकारी वो लोगों को दे पाते हैं। लेकिन क्योंकि 29 सब्जेक्ट में यही 2 डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, तो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी लोग जब बैठकों में प्रतिभाग करेंगे और वहां पर वो जब अपने विषय की जानकारी देंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें उसमें बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। हमारी कार्य योजनाएं बहुत अच्छी बन सकती है, हमारी मीटिंग बहुत अच्छे से संपन्न हो सकती है। आपकी बात से ये हुआ कि जो हाँ विद्या जी, जो आप बात कह रहे हैं ना वो बहुत सर नमस्कार सर। हाँ, वास्तविक तथ्य यही है कि आप लोग अपनी तरफ से तो अपने जो बंदे हैं वो चले जाते हैं, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट को जो पार्टिसिपेशन करना है वो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो इच्छा शक्ति नहीं है। तो बेहतर ये होगा, जबकि आप जानते हैं कि जब भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी महोदय की तरफ से सारे सचिवों को, जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किए जाते हैं। बेहतर ये रहेगा कि इससे पहले आप कलेक्टर साहब की मौजूदगी में सारे डिपार्टमेंट की मीटिंग करा दें, और एक बार नहीं 2-3 बार कराएं, क्वार्टरली कराएं, तब जाके ये थोड़ी सी जागृति आएगी और ये लोग करने लगेंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर जिलाधिकारी प्रयास करे तो नहीं हो सकता। मैं जब उत्तरकाशी में 2007-8 में सीडीओ के रूप में रहा, तब भी हमने कोशिश करी कि, हालांकि उस समय तो ये जीपीटीपी का प्रोसेस था भी नहीं, फिर भी हमने कोशिश करी कि गाँव की इस तरीके की मीटिंगों में हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी जाए, ब्लॉक लेवल पे जो है। और जब मैं 14 में और 16 में पिथौरागढ़ में रहा, तब भी हमने कोशिश करी कि दूर दराज के जो ब्लॉक है उसमें भी जाए, ब्लॉक में तो जाए, ग्राम सभाओं की बैठकों में भी जाए, जो भी हमारे कर्मचारी। तो अगर कलेक्टर साहब आप कोशिश करेंगे और सबको साथ में आप मीटिंग कराएंगे उन्हें समय समय पर, तो ये जरूर जागृति आएगी। मैं उसका बताऊं, 2014 के टाइम में जब एग्रीकल्चर का एक प्लान जा रहा था, इनको ये बताया गया था कि ग्राम सभाओं से इन्होंने वो वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है, और ये अपने ऑफिस में बैठ के बना लाए थे। उसको हमने बिल्कुल अप्रूवल दे दिया। हमने कहा कि आप गाँव सभाओं को बैठ के कराइए, वहाँ जाइए, ब्लॉकों में बैठ के कराइए, वहाँ जाइए, भले ही आज नहीं 15 दिन बाद हम प्लान को भेजिए। तो इस तरीके के इनिशिएटिव जब जिले पे लिए जाएंगे, तब जाके आप इसको सक्सेसफुली करा पाएंगे। सर आप जी सर ने बिल्कुल सही बात कही। आपका बहुत जो उच्च स्तर पे जो अधिकारी हैं, अगर वो सेंसिटिव हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, वो सीडीओ हो सकते हैं, अध्यक्ष जिला पंचायत हो सकते हैं, विधायकगण हो सकते हैं, इस विषय पे, ग्राम सभा के विषय पे। लेकिन इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा। अगर हम आगे बढ़ के इसमें लगेंगे तभी हो पाएगा। अगर हम सोचे कि सब फुर्सत निकाल के हमारे कार्यक्रम में आ जाए, तो वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल हर एक विभाग के पास इतनी जिम्मेदारियां हैं और इतने मिसलेनियस काम है कि वो अपने कामों को में इतने उलझे रहते हैं कि इस तरीके के कामों में जहाँ पे भी ज्यादा पेन लेके काम करने की जरूरत है, उसमें ध्यान ही नहीं जा पाता हमारा चाहते हुए। हाँ तिवारी यार, तो जैसे सर, जिस तरीके से सर ने कहा कि थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, खासतौर से जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, और जब कलेक्टर साहब इस चीज को सोचते हैं, इस चीज को विभाग बताता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम सभा जो है, अगर ये रियलाइजेशन हो गया, देखिए अधिकारी जाते हैं, बात आती है कि जब अधिकारी जाते हैं तो शिकायतें होती हैं, शिकायत लोग करते हैं, और अगर उसका शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था कर दी जाए, तो गांव के लोगों को विश्वास होगा कि अधिकारी आए हैं तो कुछ तो उन्होंने निवारण किया है। उसके बाद जो अधिकारी हैं उनकी, जैसे सर ने कहा कि 2-3 बार बैठ के करानी पड़ेगी, बिल्कुल सही कहा सर ने, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, हमारे पास फंड भी है, और उनको ये बताना पड़ेगा कि एक अच्छा कम्युनिकेटर, जो एक अच्छा वार्ता करने वाला है, जो अपनी बात को बांधता है लोगों को। नेचुरल सी बात है कि बात से ही मतलब लोग रुकते हैं, अच्छी बात करके अपनी बात को एक कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। हमारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, हमारा एडीओ पंचायत, जिले के अधिकारी गण, बीडीओ साहेब, जो प्रमुख विभाग के हैं,
वो एक अच्छे कम्युनिकेटर हों, अपनी बात को जनता तक, और जनता भी अच्छे से सुने। तो एक कम्युनिकेटर होना चाहिए, एक अच्छी बात ये भी है। दूसरी बात की अकाउंटेबिलिटी, जो आपने कहा कि 5 आप ये तय कर लें, लाइन डिपार्टमेंट के 3, 4, 5 विभाग तय कर लें कि ये ग्राम सभा की बैठक में जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि आईसीडीएस का एक दिन तय कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पूरा कैलेंडर दे दिया 12 महीने का। मान लीजिए कि सप्लाई डिपार्टमेंट, आईसीडीएस और हेल्थ, ये 3 विषय हैं, इसका एक कैलेंडर बना दिया। और उस बैठक में सस्ता गल्ला विक्रेता, क्योंकि कैलेंडर ही उनका थीम बेस्ड है, हेल्थ और आईसीडीएस ये बैठेगा और ये अकाउंटेबल रहेंगे उसके लिए। तो इस तरह की फीलिंग जब अधिकारियों के बीच में आएगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच में आएगी, तो थोड़ा सा उनका भी इंटरेस्ट होगा कि हम किस बैठक में आए हैं, किस हमारा पर्पस क्या है और हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो ये चीजें होंगी। एक चीज सर मैं और ऐड करना चाहूंगा हाँ। कि इसमें बेहतरीन जो हमारी मतलब पंचायत की बैठक हो सकती है, तो या प्लानिंग हमारी हो सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारी जो प्लानिंग कमेटी है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी है, उसकी मीटिंग हो, उसमें विस्तृत रूप से जो हमारी कार्य योजना बननी है उसमें विचार विमर्श हो। और उससे भी पहले जो हमारी जो वार्ड मेंबर्स हैं उनके साथ वार्ड सभाएं आयोजित की जाए। भले ही वहां पर हमारा सेक्रेटरी के पास इतना समय नहीं है, उनके पास बहुत सारी पंचायतें देखनी है, लेकिन वार्ड मेंबरों को ही अगर ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि भाई ये हमारे 29 सब्जेक्ट, और इन 29 सब्जेक्ट में आपको आपके वार्ड में क्या कमी दिखती है या क्या आपके वार्ड में अच्छाई है, वो सब चीज को आप वहां से एक छोटे से एक प्लान के रूप में लेकर आए, और उसको जब हम प्लानिंग कमेटी में रखें तो वहां पर उसमें विस्तृत चर्चा हो, और वहां से जब वो प्लान वहां पर वो जितना फाइनल कर सकते हैं तब उसको हम ग्राम सभा में लेकर जाएं। तो मुझे लगता है कि वो ग्राम सभा बहुत अच्छी हो सकती है और उसमें बहुत अच्छे से अच्छे हमारे जो है कार्य योजना उसमें पास हो सकती है। प्रैक्टिकली कमेटी सिस्टम डिसफंक्शनल है। कोई व्यक्ति जो वार्ड मेंबर है, किसी कमेटी का मेंबर है, कोई या सह अध्यक्ष है, उस मीटिंग की कोई मीटिंग नहीं होती। इशू आएगा कि मीटिंग को लिपिबद्ध कौन करेगा, उसके लिए सेक्रेटरी कहाँ है, और क्या उसको इंसेंटिव मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी ही बदलनी पड़ेगी, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो चाहे ट्रेनिंग की। क्या हम ट्रेनिंग करते समय हमको कमेटी मेंबर की आवश्यकता है, जो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनके ट्रेनिंग नीड्स को हमने असेस किया है? क्या हमने इलेक्टेड वार्ड मेंबर की ट्रेनिंग नीड्स को असेस किया है? या हम कहते हैं कि प्रधान जी आप आ जाइएगा, 1-2 आदमी को ले आइएगा और हमने ट्रेनिंग करा दी। तो जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है, अगर उसकी को अगर हम एड्रेस कर पा रहे हैं अपनी पूरी, मैंने कहा पूरा स्ट्रेटजी, पूरा फॉल्ट लाइन हमको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यही लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ेगा, अपने ड्यूटीज के प्रति अवेयर होगा, उसको क्या असाइन किया गया, तभी जाके मजबूती मिलेगी। तो पूरा हमको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, और एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म दोनों स्ट्रेटजी हमको लेके चलना पड़ेगा। हमको ट्रेनिंग कंपोनेंट में, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में जब भी हम ट्रेनिंग दें तो हमको इस तरफ भी देखना पड़ेगा कि जो कहते हैं कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी है, क्या उसकी कोई ट्रेनिंग हुई है किसी भी रूप में, किसी भी फंड से? क्या जो उप समिति स्वच्छता की बनी है, जो स्वजल का पैसा खर्च करती है, क्या उसका कोई कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है? उसके जो वो है कोषाधिकारी, उसकी कोई कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है? तो या इलेक्टेड मेंबर, चाहे वो वार्ड में ये उप प्रधान जो है वो कहते हैं कि शिक्षा समिति के हैं, तो क्या उन विषयों के बारे में वो समझ पाते हैं जो सॉफ्ट गोल्स दिए गए हैं? तो ये चीजें हमको अपने एजेंडा में रखने पड़ेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, दोनों चीज ले चलनी पड़ेगी। कोई और जनपद जो अपनी बात को आगे बढ़ाएगा, कोई 2 बिंदु बताएं जो कि ग्राम सभा मजबूत करे। अधिकारी जी, आपका तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, डीपीआर अल्मोड़ा। एक अच्छी एक हेल्दी ग्राम सभा कैसे हो सकती है? एडीपीआरओ देहरादून, एक हेल्दी ग्राम सभा कैसे, स्वस्थ ग्राम सभा कैसे होगी? बोलिए बोलिए, कोई बोलिए। अल्मोड़ा।
बागेश्वर जनपद। यहां नहीं बोलिएगा तो वहां का बोलिएगा। रुद्रप्रयाग। क्या 3 चीजें हैं, क्या 3 मिसिंग लिंक हैं जो ग्राम सभा को मजबूत नहीं करती? रुद्रप्रयाग। देखिए, इतनी बड़ी विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं कनेक्ट हूं आपके साथ, आप मेरे साथ कनेक्ट हैं, या मशीन ट्रेनिंग ले रही है, या हम कोई जरूरी काम कर रहे हैं? बसंत जी, हरिद्वार डीपीआरओ। पिन ड्रॉप साइलेंस। डीपीआरओ नैनीताल। खान साहब, आप ही बोलिए। आप ही बोलिए कोई 3 पॉइंट जो ग्राम सभा को मजबूत करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? कोई रिस्पॉन्ड करेगा? डीपीआरओ साहब, उधम सिंह नगर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये तो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। हम कितना थामेंगे आपको? बताइए। चलिए, अभी मौका सुटेबल नहीं है तो मैं। सर प्रणाम सर। हाँ, कहिए कहिए प्लीज। जी सर, ग्राम सभा को यदि अच्छा बनाना है सर, तो सबसे पहले तो ग्राम सभा की जो बैठक है वो प्रचार प्रसार करने के बाद ही होनी चाहिए। जिस दिन बैठक है उसका पूरा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। डीपीआरओ साहब, अपने ब्लॉक का एक गांव का प्रचार प्रसार आप करिएगा, आप डे ऑफिसर बन जाइए। अपने पंचायत से रेडियो पंचायत कहिए, आप भी एक ग्राम सभा का डे ऑफिसर बन जाओ। और आप हमको भी कहिए कि आप भी जिले प्रदेश की एक ग्राम सभा का डे ऑफिसर बन जाओ। हम क्यों नीचे स्तर के कर्मचारी कहें कि डे ऑफिसर बने? हम खुद नहीं डे ऑफिसर बन सकते उस दिन सारा काम छोड़ के? तो जी सर। अब दूसरा तो यहीं से आएगा। जो चीज सबसे नेग्लेक्टेड है, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, उसको तो उस पर तो हैमर करना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए दूसरा प्लीज। सर, जो मिशन अंत्योदय है उसका जो सर्वे है वो बैठक में जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आवश्यकताओं का आंकलन होता है और बिना आवश्यकताओं के आंकलन के यदि हम बैठक करते हैं तो वो उचित नहीं होती। और ये भी ना हो कि ताजमहल, मिशन अंत्योदय में ताजमहल बनाने की बात आ गई तो उसको पास कर दिया। नहीं, आवश्यकताएं होती है ना सर, जब अंत्योदय ये सर्वे। बताना पड़ेगा, ये इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि गांव की आवश्यकताएं जो है उसके फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में ही देखी जाए। जी सर। और गांव की आवश्यकताएं, मैंने कहा ना कि अगर भाई एक गरीब आदमी से कहा जाए कि मतलब जो ब्रेड लाइन में खड़ा है, मतलब आज खा रहा है, कल कमा रहा है, परसों खा रहा है, उससे कहा जाए कि आपकी 5 प्रायोरिटी क्या है, वो कहेगा सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी है कि मैं अपने बच्चे को एजुकेशन दूं। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जी, प्राइवेट में दूंगा। पहली प्रायोरिटी उसकी हो जाएगी। मेरे बच्चे का हेल्थ अच्छा हो, दूसरी प्रायोरिटी हो जाएगी। रहने के लिए छत हो। तो क्या ये पंचायत की प्रायोरिटी में नहीं आता है? क्या सारे एसेट्स बनाने की ही प्रायोरिटी है पंचायत की? जब एक गरीब आदमी से पूछा जाएगा कि तुमको सड़क चाहिए, कहेगा नहीं, मुझे स्कूल में दाखिला कर दो मेरे बच्चे का, मैं इतना सक्षम हो जाऊं कि प्राइवेट में पढ़ाऊं। तो क्या गवर्नमेंट स्कूल की वो है, मतलब वल्नरेबिलिटी क्या है? सर इसमें क्या एसएमसी की बैठक हो रही है? क्या ग्राम प्रधान कंट्रोल बैलेंस कर रहे हैं? चेक्स एंड बैलेंस है कुछ सिस्टम में? ये सबको अपनी तरफ छोड़ रखा है। ये सारे प्रश्न हैं जो, हाँ प्लीज बोलिएगा। जी जी सर, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जब तक लोगों के अंदर उत्साह नहीं होगा कि भाई हमारी तो क्या कैसे भरिएगा? कोई आना नहीं चाह रहा है।
सर मैं उसी पे ही आ रहा हूँ सर, उसी को आगे लेकर जा रहा हूँ मैं। तो उत्साह होगा कि भाई हमारी मीटिंग होने वाली है, हमें मीटिंग में जाना है, और उस मीटिंग में क्या होने वाला है वो सब चीज़ उनके अंदर होगी, तो वो वहाँ मीटिंग में जाएंगे। अब मीटिंग में उनकी बात जब सुनी जाएगी, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई क्या पिछली जो कार्रवाई है पढ़कर सुनाई गई, क्या उनके पिछले मुद्दे हैं उस पर कोई कार्रवाई हुई, तो पंचायत को ये सोचना पड़ेगा, जो हमारे चाहे ग्राम प्रधान हो, हमारे जो अन्य प्रतिनिधि हो या हमारे कर्मचारी हो, कि वहाँ पर जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो इस तरीके से प्लानिंग करें, एक बैलेंस तरीके। हमें वहाँ पर ये भी देखना होगा कि क्या हमारा एक कोई समुदाय है जिस समुदाय की बात नहीं सुनी जा रही है, वो समुदाय की बात भी सुनी जाए, उनके हिसाब से जो या बजटरी एलोकेशन के हिसाब से हम उनके लिए क्या कर सकते हैं वो होना चाहिए। ऐसी जो है वो हर ग्रुप के हिसाब से, चाहे वो लड़कियां हो, मतलब महिलाएं हो, जो भी हो, उनके हिसाब से जब हम प्लानिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि जब उस पर कुछ काम होगा और अगली बार जब मीटिंग होगी तो उनको पता होगा कि हाँ हमने प्रस्ताव रखा था, उस पर कार्रवाई हुई और हमें उस मीटिंग में जाना चाहिए, क्योंकि उनके फिर और भी मन में होगा कि हाँ हमारे ये भी काम होने हैं। तो इस तरह से, लेकिन जब आपको भी पता है सर, आप इस पद पे देख चुके हैं आप भी, और हम सभी लोग इन पदों पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ट्रेंड एक ही है कि जो भी बजट है उसके बजट के हिसाब से हमने प्लानिंग करनी है। और खासकर जो मैं मैदानी जनपदों का देखता हूँ, हमारे यहाँ सड़कें और नालियाँ बनती है या हैंडपम्प लगते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लाइट, ये 4-5 चीज़ों से ऊपर हम नहीं बढ़ पाते हैं। जबकि प्लानिंग का एक तरीका होना चाहिए कि भाई हम अपने पंचायत को हम इस तरीके से देखें कि हम अपने घर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। जब हम उसको अपने घर की तरह देखेंगे तो मेरे घर में क्या चीज़ की जरूरत है, तभी तो मुझे महसूस होगा कि मेरे घर में इस चीज़ की भी जरूरत है। वो चीज़ हम पंचायत के पर्सपेक्ट पे सोचेंगे तो वहाँ पर प्लानिंग अच्छी होगी। और जब प्लानिंग अच्छी होगी उसमें सभी की भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से हमारी मीटिंगों में लोगों की मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और जो भी कुछ होगा वो बहुत बेहतरीन होगा सर। तो जिस तरीके से फॉल्ट लाइन चेंज करना है हमको, हमका स्ट्रेटजी हमको बदलनी होगी। तो अगर हम ट्रेनिंग एक विषय है, एक कैपेसिटी बिल्डिंग विषय है, क्या हम ग्राम सभा को अपनी ट्रेनिंग का मैंडेट बना रहे हैं? क्या उसको आधा घंटा देते हैं हम, या सिर्फ हमने 4 बोला एक्ट में ये है, यहाँ ये है, पूरा में से है, ऐसे सर है, उसको और उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट ले लिए। उसके बाद एक्सपोजर विजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार 24 अप्रैल को एक ग्राम सभा को दिया जाता है। क्या हमने एज ए डीपीआरओ निदेशालय के रूप में, या जिस जिले का वो ग्राम सभा पुरस्कृत हुआ, क्या उसका हमने डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश की? क्या ट्रेनिंग सेंटर्स जो थे ईटीसी, उनसे कोई हेल्प मिली? हमने कोशिश किया। अब तो हमारे पास डीपीआरसी भी है, कैसे यूज कर रहे हैं हम भी पता है, आपको भी पता है। यूआईआरडी है। तो और उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, क्या वजह थी जो उसको पुरस्कार मिला? क्या एक्सपोजर विजिट ग्राम सभा अच्छा कराने का किसी पंचायत को, हम एक जिले में एक गांव एक अच्छा ग्राम सभा का बना के, और फिर हर 4 प्रधान जी को, हर 10 वार्ड मेंबर को उस ग्राम सभा में ले जाए। आदर्श तो आदर्श ही है, लेकिन जो वर्केबल हो। ऐसा नहीं कि वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां हॉट टॉक्स नहीं होंगे, लेकिन सबको यथोचित मतलब पोजीशन हो जिसकी। तो ये चीजें हैं जो हमको देखनी पड़ेंगी कि क्योंकि सबसे जो पेनफुल काम होता है वो ट्रेनिंग है, सबसे पेनफुल काम। अगर आप स्टीरियोटाइप, मैं पढ़ रहा हूं आप सुन रहे हैं, फिर कल बोला फिर आप सुन रहे हैं, चौथे दिन आपका इंटरेस्ट खत्म, पढ़ाने वाले का इंटरेस्ट बना रहे, अलग बात है। तो जब तक आप इस ग्राम सभा को स्टीरियोटाइप से हटाएंगे नहीं, घिसा पिटा कहते हैं ना, कि लगातार वो बजता रहा, उसका खड़खड़ाहट आने लगी, और फिर जो उसका जो वो है आवाज है वो लहरा रहा है, या फिर उसकी म्यूजिक ही सही खराब हो गई। तो इसको स्टीरियोटाइप तो करना ही नहीं है हमको। तो जहां नवीनता रहेगी, जहां कुछ रहेगा अनोखापन के, शायद अगला क्या होगा, तब आदमी का इंटरेस्ट, नेचुरल सी बात है, जिज्ञासा बनानी पड़ती है। और वो ट्रेनिंग ही बहुत बड़ा मतलब पेनफुल चीज होता है खुद ही, कि लोगों को बांध के रखना। इसी तरीके से एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज देखनी पड़ेंगी हमको। जिस तरह के सर ने कहा कि कम से कम 2-3 राउंड
अधिकारियों का बातें रखनी पड़ेंगी कि ये ग्राम सभा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए जरूरी है, डीपीआरओ के लिए जरूरी है, बीडीओ के लिए जरूरी है, इलेक्टेड वार्ड मेंबर के लिए जरूरी है, या एग्रीकल्चर अच्छी हो उसके लिए जरूरी है, या हॉर्टिकल्चर के लिए किस चीज के लिए ग्राम सभा जरूरी है। तो जब उन अधिकारियों को ये भावना हो जाएगा कि नहीं अब एनफ इज एनफ, हमको ग्राम सभा में सही तरीके से चीजों को बढ़ाना है, और जब इस तरीके का इंस्ट्रक्शंस नीचे तक जाता है और उसकी सीरियसनेस रहती है, उसकी बारंबारता मत देखिए कि कितनी ग्राम सभा अटेंड किया, कितनी बढ़िया से उसने ग्राम सभा अटेंड की या करवाई या रेगुलेट किया, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। नंबर्स मत काउंट करिए कि तुम कितनी ग्राम सभा अटेंड करके आए। तो ये चीजें हैं जो कि हमको लगातार बार बार फ्रिक्वेंटली अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जहां भी मौका मिलता है वहां पर इस चीज की इंपॉर्टेंस को बताना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो नेग्लेक्टेड पार्ट है, जैसे मैंने कहा, वो है ग्राम सभा, मंथली बैठक। कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रधान जी का, अगर है भी तो वार्ड मेंबर का इंटरेस्ट नहीं है। सर इंटरेस्ट पैदा हमारे लोगों को करना पड़ेगा उसके लिए वो मैकेनिज्म्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, वो स्ट्रेटजी लाइन बनानी पड़ेगी। जी जी जी, क्योंकि देखिए प्रधान एक जनप्रतिनिधि है और वो एक जब मतलब इलेक्ट होते हैं तो उनको वो ब्लैंक होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब हमारे लोग प्रॉपर तरीके से उनको जानकारी देंगे तभी तो उनको पता लगेगा कि हाँ हमें मीटिंग करनी है, मीटिंग के लिए कोरम की भी जरूरत है, हमें स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग करनी है, उनका फॉर्मेशन करना, तमाम तरह की चीजें हैं सर। अब एक मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ और ये शायद पूरे प्रदेश की ही समस्या होगी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कितना फोकस है और सचिव सर ने कितना मतलब ट्रेनिंग, एक्सपोजर विजिट, तमाम तरह की बातें हो रही है, यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी टाइट अनटाइट फंड के रूप में इसको डिसाइड कर दिया कि भाई आपको ये काम कराना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी, तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तमाम प्रयासों के बावजूद भी, मतलब लिखा पढ़ी के बावजूद भी कि भाई डोर टू डोर जो हमारा कूड़ा है उसको कलेक्शन की शुरुआत की जाए और उसको कहीं ना कहीं उसको डंप करवाया जाए। लेकिन बजट होने के बावजूद भी, हाँ ये मैं मानता हूँ कि बजट पर्याप्त नहीं होगा, कम होगा, लेकिन हम शुरुआत तो कर सकते हैं ना। लेकिन वो शुरुआत भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम पंचायतों में शुरुआत तो हुई है, काम तो हमारे हुए हैं, लेकिन 100% नहीं। और वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हर एक का अपना इंटरेस्ट है, हर एक को अपने तरीके से अपना काम करना है। तो सर ये जब तक हम लोग खुद नहीं सुधरेंगे तब तक ना तो कोई वाइब्रेंट पंचायत हो सकती है और ना ही हम किसी बात की उम्मीद कर सकते हैं कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो हमें व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे हमारा फील्ड स्टाफ हो, चाहे हमारा सर जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, एडीओज, उन लोगों को जब तक वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई जो मेरा काम है मुझे करना, तब तक हम किसी भी बात को करेंगे तो वो बेईमानी होगी सर। थैंक यू तो सर। मेरा ये अनुरोध होगा कि एज ए डीपीआरओ, एज ए एडीओ पंचायत, कम से कम एक हम डे ऑफिसर अपने को मानते हुए एक गांव चुने, और खास तौर से जो उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, देहरादून है, जहां पर ओएसआर अच्छा खासा आता है, और पंचायत को कन्विंस करें कि आप बैठक करने के लिए कोई रेम्यूनरेशन, कोई इंसेंटिव, अटेंडेंस का तरीका कुछ करके, ओएसआर में कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी अगर ग्राम सभा इसके लिए तैयार है। और वहां से शुरू कर सकते हैं कि लोग आवे, अपनी बात रखें। अगर अधिकारी आता है तो ग्राम सभा में टेंट लगता है, अधिकारी नहीं आता है तो ग्राम सभा में टेंट नहीं लगता, उस समय ग्राम सभा को गर्मी नहीं होती। सर ये डे ऑफिसर वाला कोई आदेश जारी हुआ है अभी? जो चीफ सेक्रेटरी साहब का जो जियो हुआ उसी में लिखा है डे ऑफिसर कौन होगा, कैसे होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दिया, उसको हमने भेज दिया है आपको। चीफ सेक्रेटरी साहब का जो जियो हुआ, लास्ट लाइन ही वो खत्म हो रही है कि डे ऑफिसर अपॉइंट करे। तो और सबको मत सुधारिए, लेकिन जो सुधरने लायक है उसको कोशिश कर लीजिए, जहां गुंजाइश दिख रही है वहां कर लीजिए। तो फिर जो सुधर नहीं पा रहा है वो अपने आप सुधर जाएगा, उसको देखते हुए। जब तक उसमें इंटेंस के कंपटीशन नहीं होगा कि देखिए ये पंचायत अच्छा ग्राम सभा कर रही है और उसके ये इंसेंटिव्स हैं, तो हमको करना पड़ेगा और हमारे लिए चैलेंज है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे करता हूँ, क्योंकि ये इतना सब्जेक्ट वास्ट है कि यहाँ पर मतलब 2 दिन 3 दिन भी पंचायत करें तो खत्म नहीं होगी। तो ओवर टू यू मिस्टर जफर जी। हाँ, धन्यवाद तिवारी जी का।
जैसे कि वाइब्रेंट ग्राम पंचायत में हमारा चल रहा था, वाइब्रेंट ग्राम सभा में, और उसमें जो है काफी अच्छी बातें निकल के आएंगी डिस्कशन। तो जो डिस्कशन आपसे हुआ वो अच्छा रहा। मेरा भी इसमें ये सुझाव था, जैसे कि सर कह रहे थे कि ग्राम सभा कैसी अच्छी हो। ग्राम सभा तो तब तक अच्छी नहीं हो सकती कि जब तक कि उसके निर्णयों को लागू नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा में जो लोग हावी होते हैं वो तो अपने अर्थ वहां से निकाल लेते हैं किसी न किसी रूप से, लेकिन जिन लोगों के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है वो उनका आना ना आना वहां निरर्थक होता है। सारी डीपीआर साहब ने जैसे माना कि उसका एजेंडा होना चाहिए, मीटिंग की जगह होनी चाहिए, उसमें कौन कौन प्रतिभाग करेगा वो होना चाहिए, उसमें क्या क्या निर्णय लिए जाने हैं ग्राम पंचायत की बैठक में पहले वो आ जाना चाहिए, और फिर जो है उसको जो है जीरो से शुरू करना चाहिए कि जो छोटे छोटे निर्णय हैं उनको कम से कम जो है ग्राम पंचायत सदस्य के ऊपर भी छोड़ना चाहिए कि वो भी कुछ करें। अदरवाइज ग्राम पंचायत सदस्य भी उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं और सब जो है सारा सेंट्रलाइज सिस्टम उसमें हो जाता है। और जो छोटी छोटी बातें हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का ज्यादा प्रयास उसमें करना चाहिए कि कोई ग्राम सभा में किसी ने प्रस्ताव रखा, किसी सदस्य ने रखा, किसी मेंबर ने रखा, तो उनकी बातें भी सुननी चाहिए और उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन भी आवश्यक रूप से होना चाहिए, और फिर जो नेक्स्ट बैठक हो उसको उसमें रिव्यू भी होना चाहिए। तो ग्राम पंचायतों को और अधिक सार्थक बनाया जा सकता है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है। अदरवाइज की ग्राम सभा में अगर ऐसी होगा कि कभी किसके घर में ग्राम सभा की बैठक हुई है, कौन आया कौन गया और साइन सबके करा दिए, तो लोगों का धीरे धीरे विश्वास ग्राम पंचायत की बैठकों से उठ जाएगा। ग्राम सभा में जो है लोग आना भी कम कर देते हैं, जैसे आप समझते हैं कि आना भी बहुत ही कम हो जाता है लोगों का, तो समझते हैं कि आप अपनी 400-500 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के ग्राम सभा में जाते हैं तो हमें जाके वहां पर मिलता क्या है, हमारी तो बात भी नहीं सुनी जाती वहां पर। तो ये छोटे छोटे प्रयास जो है, बड़ी बातें तो बहुत कुछ है उनके लिए, बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे जो सामर्थ्य हमारी है, जितना हम कर सकते हैं, हमारे डीपीआरओ साहबान है, डी पंचायत साहबान है, ग्राम अधिकारी जो हम लोग कर सकते हैं उतना तो हम अपने स्तर पे करेंगे, तो ताकि विभाग को भी कायम रखा जा सके। विभाग के जो नियमावली हैं, जियो है, एक्ट है, उसको भी उनके अनुसार भी हम करा सकते हैं। बेसिकली हम ही उनको अच्छा रास्ता भी दिखा सकते हैं और हम ही उनको बुरा रास्ता भी दिखाते हैं। तो उनके जो है पथ प्रदर्शक हम ही हो जाते हैं हर एक किसी न किसी रूप से, और रास्ते रास्ते हम ही निकाल देते हैं। तो इन सब बातों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। तिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका ये जो वाइब्रेंट ग्राम सभा वाला मैटर था हमारा, ये भारत सरकार से करंट उसमें है, सिटीजन हमारा चार्टर है, ग्राम सभा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये सब चीजें हमारी चल रही हैं, कोविड डैशबोर्ड। तो मैं जो हूँ इस संबंध में आपको जो है हमारे पंचायती राज विभाग में से जो हमारे विभाग की गतिविधियां और क्या विभाग ने मतलब जो है कोविड की रोकथाम के लिए क्या किया गया, उसमें मैं आपका जो है ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। और हमारे बीच में हमारे सारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, हमारे माननीय प्रधान हैं, हमारे ग्राम पंचायत सदस्य हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, माननीय प्रमुख गण हैं, ग्राम जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, माननीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमारी बातों को सुन रहे होंगे, या जैसे कि है कि अब न सुने तो यूट्यूब के माध्यम से बाद में भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उनके लिए, सबके लिए मैसेज है कि ग्राम पंचायतें मतलब का एक बहुत बड़ा रोल जो है हमारे कोविड की रोकथाम के लिए रहा है। और इसमें जो है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में तो आप जैसे जानते हैं कि एक टीम है शहरी क्षेत्र में, और वो कोविड के रोकथाम के बचाव के बारे में काम करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी टीम है वो हमारे जो है त्रिस्तरीय के जो पंचायत के पदाधिकारीगण हैं उन्हीं तक हमारी केंद्रित है, उन्हीं तक सीमित है। और ये बहुत अच्छी बात है, और देखने में भी आया है, क्योंकि जो आंकड़े भी बताते हैं कि कोविड महामारी को फैलने से ग्रामीण स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं वो सराहनीय हैं, बहुत अच्छे हैं। पिछली बार भी लोगों ने कोविड के लिए, रोकथाम के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, यहाँ तक कि उन्होंने गांव के जो बॉर्डर थे वो भी सील कर दिए थे, गांव में किसी बाहरी आगंतुक को आने नहीं दिया गया था। और अगर कोई गांव का भी आया था तो प्रवासी के तौर पे, तो उसको भी कहीं गांव से बाहर ठहरा के, क्वारंटीन सेंटर में उसको ठहरा के, और उसको प्रॉपर खाना और रहने की व्यवस्था देने के पश्चात फिर जब वो
उसके 7 दिन के समय या 14 दिन का समय उनका पूरा हो गया तब उनको गांव में आने दिया गया। तो मैं समझता नहीं, मैं ये नहीं सोचूंगा कि शहरी क्षेत्र में ज्यादा अवेयरनेस है। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, लेकिन बस ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा वायबल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से जो सूचना हम यहाँ से जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वहां तक कितने वो पहुंच पाते हैं, कितनों को पहुंच पाते हैं, कितनों को नहीं पहुंच पाते, और उनका क्या अर्थ लगाया जाता है। कोविड वापस जा रहा है और कुछ कुछ आदेश ऐसे हैं जो अभी तक भी वहां नहीं पहुंचे होंगे। मुझे उम्मीद तो ऐसी है नहीं कि ना पहुंचे। मेरे डीपीआरओ साहबान से भी अनुरोध रहेगा कि जिस तरह से भी हमारी रिपोर्टिंग आप लोग पर डे करते हैं, तो उसी संबंध में जैसे भी आपके हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और हमारे एडीओ पंचायत साहबान हैं, वो भी गांव को अपने स्तर पे जो है सूचना बराबर बराबर देते रहेंगे, ताकि जो है उनको भी लगे, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, कि वो वाकई जो सार्थक काम कर रहे हैं उसके लिए जो है उनकी सराहना की जाती है। और विभाग की ओर से भी इस तरह के कई आदेश, निर्देश और शासनादेश जो समय समय पर निकाले गए हैं और निकले हैं, उनका मैं यहाँ पर थोड़ा सा उल्लेख करूंगा कि किस तरह से वो क्या क्या थे। इससे पहले जो है मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने प्रवासी जो हमारे स्टेट में, हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे ब्लॉक में जो प्रवासी गण आए हैं, अन्य राज्यों से आए हैं, तो उनके लिए जो है नोडल अधिकारी हमारे सचिव सर को शासन स्तर से तैनात किया गया था। और 21 अप्रैल से जो है हम लोग लगातार रिपोर्टिंग का कार्य देख रहे हैं, डीपीआरओ साहब के माध्यम से, ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से और एडीओ पंचायत के माध्यम से लगातार हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें 2 तरह का डाटा हम लोग रखते थे। एक तो जो हमें स्मार्ट सिटी से मिलता है, स्मार्ट सिटी का डाटा जिसे ये कहिएगा कि एक पोर्टल है स्मार्ट सिटी का, और जो भी बाहरी राज्य से आते हैं या इंटर डिस्ट्रिक्ट जो इधर अभी अपने आवागमन जिनका था, वो स्मार्ट सिटी में अपना जो है पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका एक डाटा हमें मिलता था, पर डे वो हमें डाटा मिल जाता था। और पहले तो वो हमें पूरे शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय दोनों का मिलता था, लेकिन बाद में हम लोगों ने उसको ग्रामीण निकाय का ही सिर्फ लेना प्रारंभ कर दिया गया था। और उस डाटा को हम लोग जो है आपके ब्लॉक वार डाटा जो है आपके जनपदों को हम लोग शेयर करते थे, और उसके अनुसार ही आप लोग उसमें रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन ये देखा गया था कि कुछ लोग जो है बिना स्मार्ट सिटी में जो लोग पंजीकरण कराते थे, जरूर नहीं था कि वो लोग उसी संख्या में ग्राम पंचायत में या ब्लॉक में या जिले में अपने आए। ये भी हो सकता था कि 10 ने पंजीकरण कराया तो उसमें से 2 ही लोग आते थे और 8 लोग उसमें ना आते थे। और ये भी हो सकता था कि वो 2 लोग जो आते थे उनमें से एक आदमी ठहरता था, एक आदमी उसी दिन वापस चला जाता था, लेकिन वो एक पंजीकरण था तो हमारे पास एक संख्या बल में वो लोग आ जाते थे। इसी के साथ मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो ग्राम में जो बिना किसी स्मार्ट सिटी के डाटा के पश्चात भी जो एक जनपद से दूसरे जनपद में, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में वो जाते थे, तो जरूर नहीं कि जो बाहर से आदमी आ रहा है वही संक्रमित होगा, जो दूसरा आदमी है वो भी संक्रमित हो सकता था। तो उसे प्रवासी के तौर पर देखकर हम जो है संक्रमित के तौर पर देखेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा कि संक्रमण की दिशा पे उसका जो है हमने क्वारंटीन सेंटर में रखने का जो नियम बनाया था वो भी शासनादेश का अनुसार है। तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पूरे हमारे 7,791 ग्राम पंचायतों में हमारे 3,346 ग्राम पंचायतें ऐसी थी जिसमें जो है पंचायत घरों में, जिसमें जो है 3,346 ग्राम पंचायत ऐसी थी जिसमें जो है पंचायत घरों में जो है क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे। 7,307 ग्राम पंचायतें विद्यालय ऐसे हैं जिनमें जो है विद्यालयों में जो है क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। और अन्य जो हमारे सामुदायिक भवन है उसमें 981 हमारे ऐसे हैं जिसमें जो है हमारे क्वारंटीन सेंटर हमारा बनाया गया। तो कोविड जो प्रवासी की जो आपकी रिपोर्टिंग है वो जो है स्मार्ट सिटी के डाटा के आधार पर और हमारी जो ग्राम पंचायतों में जो आए हैं, जो जिनका पंजीकरण नहीं था, बिना पंजीकरण के जो हैं,
उनका भी डाटा हमारे पास जो है हमारे प्रधानगण और हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी एकत्र करके जो है ब्लॉक लेवल से उसे संकलित करके और फिर जो है जिले स्तर से पहुंचाते थे। ये डाटा जो हमारा गूगल ड्राइव था, उस गूगल ड्राइव में भी ऑनलाइन ये फीड करते थे। ऑनलाइन जो है हमारे जो डीपीएम हैं, डीयू हैं और हमारे ग्राम पंचायत अधिकारियों ने कुछ जगह स्थानों में स्वयं भी जो है हमारा संक्रमित का डाटा जो से फीड किया, जो गूगल ड्राइव में हमारा जो निर्धारित प्रारूप थे उनमें रखा गया है। तो इस तरह जो है रिपोर्टिंग का ये एक पक्ष था जिसमें हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हमारे उत्तराखंड सरकार की ओर से और स्टेट से जो है शासन को जो है रिपोर्टिंग हम लोग करते थे। पर डे रिपोर्टिंग होती है, पर डे अपने वहां से रिपोर्ट आती है, उसी को संकलित करके जो है रिपोर्टिंग जो है हमारी की जाती है। लेकिन एक बात ये पिछले समय भी आई थी कि विगत वर्ष का 2020-21 का जो कोरोना काल था, उस कोरोना काल में काफी प्रधानगणों ने बहुत सारा अपना पैसा खर्च किया था, क्वारंटीन सेंटर में किया था, कुछ लोगों ने राशन बांटा था, कुछ लोगों ने क्वारंटीन सेंटर के व्यवस्था में खर्च किया था, कुछ लोगों ने गांव में सैनिटाइजेशन किया था। तो उस सैनिटाइजेशन किया था और जो आपका क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था थी उसमें अनटाइड फंड से ये व्यवस्था की गई थी कि अनटाइड फंड से उस धनराशि को समायोजित कर लिया जाए और अगर वो धनराशि 20,000 रुपये तक आती है तो उसके लिए ग्राम पंचायत स्वतंत्र है कि वो ग्राम पंचायत अपने स्तर पे उसे उसका वहन कर सकती है, उसका समायोजन कर सकती है। लेकिन अगर 20,000 से ऊपर की धनराशि है तो 20,000 के ऊपर की धनराशि से जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करके उसका जो है समायोजन कर सकते। बहुत से प्रधानगणों को शायद अभी तक ये इस बात की जानकारी है या नहीं है, कुछ लोगों को रही भी होगी, क्योंकि बार बार यहाँ पर भी हेल्प डेस्क के माध्यम से भी जब ये इस बार का जो कोरोना काल चला, इस बार के कोरोना काल में लोगों ने यहाँ अवगत कराया कि साहब हमारे पिछले समय की धनराशि को भी समायोजित नहीं किया गया है, हमने सैनिटाइजेशन में इतना पैसा खर्च किया है, छिड़काव में इतना पैसा खर्च किया है और क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं में इतना पैसा खर्च किया है, तो वो पैसे का हमारा अपनी जेब से हमारा गया है और उसमें हमारा किसी प्रकार का समायोजन भी नहीं। तो उन सब लोगों के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ से जो है बराबर ही यहाँ से पत्राचार हुआ है और शासन स्तर से भी जो है जिलाधिकारी महोदय के लिए लिखा गया है और जो है एक जो है मुख्य सचिव महोदय का एक शासन आदेश था जो 9 मई 2021 का शासन आदेश है, 84 नंबर इसकी संख्या है। उसके प्रस्तर 12 में ये उल्लेख भी किया गया था, मैं पढ़ के भी आप लोगों को सुना देता हूँ जो लोग सुन रहे होंगे। जैसे डीपीआरओ कार्यालय में तो रखा गया है, एडीओ पंचायत लोगों तक भी ये पहुंचा होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी तक अगर ये ना पहुंचा हो या प्रधानगणों तक ना पहुंचा हो तो इसको समझ लेंगे, इसके अनुसार ही हमारी रिपोर्टिंग भी होती है और इसका हम जो है पत्र वो भी करते हैं, अनुपालन भी करते हैं। इसमें लिखा कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति, मतलब जो 2021 का वर्ष था उसकी भांति ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान की निगरानी में लिखा गया है कि ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित विलेज क्वारंटीन फैसिलिटी में अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे। उक्त आइसोलेशन पूर्ण होने के उपरांत कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर वो अपने घर जा सकते हैं। उपरोक्त विलेज क्वारंटीन फैसिलिटी संचालन पर पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत आदि, बिस्तर आदि पर आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को स्टेट फाइनेंस कमीशन से प्राप्त निधि से वहन किया जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य वित्त आयोग से जो आपको धनराशि मिलती है उससे जो है पेयजल की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, बिस्तर आदि में जो साफ सफाई में बिस्तर आदि लगाने में जो हुआ हो उसका जो है ग्राम पंचायत की जो है स्टेट फाइनेंस की निधि से कर सकते हैं। तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा आपदा मोचन निधि, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड CMRF, जो क्वारंटीन सेंटर पर जो खर्चा हुआ है, अगर इससे अधिक भी हुआ हो, इसके अतिरिक्त अगर उनकी ज्यादा भी पैसा खर्च हुआ तो वो CMRF जो हमारा है उससे भी जो है आप उसको समायोजित कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसमें जो है जिस प्रकार से भी आपका वो गया होगा, रिपोर्टिंग आपकी है या आपने क्वारंटीन सेंटर में बनाने में, बिस्तर में, पेयजल में और विद्युत में जो खर्चा किया गया होगा, तो ये शासन आदेश कोई
ये किसी के घर का नहीं है कि पंचायती राज विभाग ने जारी किया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये वाइबल है शासनादेश, और अभी इस 8-9 मई को ही जारी किया गया था और सभी डीपीआरओ साहबान को यहाँ से भेजा भी गया था। और मुझे लगता है कि अगर हमारा फंड से अगर पैसा ना मिला हो तो आप लोग उसके लिए अपनी फाइल बढ़ा सकते हैं, अपने डीपीआरओ साहबान से बात कर सकते हैं। जो हमारे यूट्यूबर, जो हमारे प्रधानगण है, हमारे ग्राम पंचायत के सदस्यगण इसको सुन रहे होंगे, इस बात को अवश्य ध्यान रख लेंगे कि इस प्रकार से व्यवस्था भी यहाँ से की गई थी। इसके अलावा ये भी व्यवस्था यहाँ पर से की गई थी कि जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ के सुनाया कि जो हमारे केंद्रीय वित्त है उसका अनटाइड फंड से 20,000 रुपए तक की सीमा जो है पंचायतें अपने स्वयं व्यय कर सकती हैं, अपना वहन कर सकती हैं, और उससे अधिक जो धनराशि है वो आपके जो है अपने डीपीआरओ साहब के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसमें अनुमति प्रदान की जा सकती है। तो हमारे जो प्रधानगण हैं कोरोना काल में, उनका विगत कोरोना काल में या इस वर्ष कोरोना काल में जो उनकी धनराशि खर्च हुई हो उसका समायोजन अगर वो समायोजित न कर पाए हो या वहन उसका अभी भी लंबित पड़ा हो तो वो इसमें से अपनी फाइलों को इसमें अंजाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ जब कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि शासनादेश के बावजूद भी हम लोग अब से खर्च नहीं कर पा रहे हैं या हम लोग समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से एक यूसी भी मांगा गया था जिसको कि डीपीआरओ साहब ने अपने स्तर से दिया था, लेकिन फिर उनमें सचिव साहब ने ये कहा था कि ये जो है डीपीआरओ साहबान के स्तर से नहीं आएगा, इसमें संबंधित ग्राम प्रधान, संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत भी हस्ताक्षर करें। यानी कि अगर किसी ब्लॉक में 50 ग्राम पंचायतें हैं और 50 ग्राम पंचायतों ने ही इस तरह की धनराशि व्यय की गई होगी तो उन सब के अलग अलग 50 के 50 ग्राम सभाओं के अलग अलग बनेंगे। वो अपने प्रधान यहाँ से जो प्रारूप था तो डीपीआरओ कार्यालय को शेयर किया गया था, ब्लॉक को शेयर किया गया था, प्रधानों के ग्रुप में भी डाला गया था कि उसमें अगर आपदा से है, आपदा से आपने पैसा लिया है, राजस्व से लिया है या और किसी अन्य विधायक निधि से आपको इस तरह की कोई रिलीफ फंड मिल गया हो या आपको 15 वित्त से मिला हो, तो आप उसको सबको संकलित करके आपका कोई देयता बनती है तो उसको जो है उसकी आप जो है यूसी दिखा सकते हैं और उसमें जो है प्रधान गणों के नोटिस में वो बात रहे, इसीलिए उसमें जो है संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी के, संबंधित ईडीओ पंचायत के और संबंधित जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी के उसमें जो है प्रति हस्ताक्षर करवाए गए थे कि ताकि प्रधान गणों को उसमें नोटिस है। तो एक ये भी एक बात थी जो जिन लोगों ने लिखा था, जिन लोगों ने कहा था कि साहब हमें किस तरह से हम पैसे का समायोजन करेंगे और इसको हम अपने जेब से कैसे खर्च करेंगे, तो ये एक व्यवस्था यहाँ से बनाई गई थी शासन स्तर से कि इस तरह से वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे जैसे कि शासनादेश कहता है कि उसमें क्वारंटीन सेंटर जो ग्राम पंचायत में बनेगा उसकी निगरानी जो है ग्राम पंचायत के प्रधान करेंगे। तो ग्राम प्रधान जब शासन पे पिछली बार भी ये कहा था कि जो कोविड के रोकथाम में जो लोग लगे हैं, फ्रंट में जो काम कर रहे हैं, वो फ्रंटलाइन वर्कर रहेंगे और फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं उनको भी कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाएगा। तो ये पत्र भी यहाँ से एक निर्गत किया गया था समस्त जिलाधिकारी गणों के लिए कि इस तरह से जो शासनादेश पिछली बार निर्गत किया था उस शासनादेश के क्रम में ये सारे प्रधानों को कोरोना वॉरियर्स विभाग ने घोषित किया गया था और उसी के क्रम में जो है एक पत्र यहाँ से सचिव साहब के स्तर से ये गया था कि सारे जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराया जाए। तो वो हालांकि पिछली बार तो आपको ये कुछ लोगों ने हमसे पूछा साहब कि हमें वैक्सीनेशन पिछली साल क्यों नहीं कराया गया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वैक्सीन पूरे 1 साल बाद निकल के आई है और वे वैक्सीन जब अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वैक्सीन अभी अब आई है कुछ ही समय पहले, तो जनवरी फरवरी में वैक्सीन जब यहाँ आई है तो उसके बाद में जब ये कोविड की दूसरी लहर आई और 21 अप्रैल से ये सब फिर से पुरानी सब चीज़ों को इसका रिव्यू होने लगा, तो उसी में सचिव साहब के स्तर से ये भी कहा गया कि भाई जो हमारे प्रधानगण थे इनका पैसा भी निकाला जाए, इनको जो है अधिकार दिया जाए कि जो 20,000 तक का पैसा ये अपने मत से खर्च करें, अपने निधि से खर्च करें और अनटाइड फंड से भी व्यवस्था की जाए। इसमें भारत सरकार भी कह रही है कि अनटाइड फंड से उसमें खर्च किया जाए और इनको कोरोना वायरस घोषित करने के साथ साथ इनको जो है वैक्सीनेशन का कार्य भी कराया जाए।
इसके साथ साथ पिछले समय भी एक शासनादेश ये हुआ था कि अगर किसी अकस्मात, भगवान न करे, किसी हमारे कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु हो गई हो, यानी कि वो हमारा ग्राम प्रधान रहा हो और कोविड से बचाव के संबंध में अगर उसकी मृत्यु हो गई हो कोविड के कारण, तो उसको उसकी जो है एक सर्टिफिकेट उसको संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी देंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी उसकी संस्तुति करेंगे। मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उसका जो लेखा अनुभाग है उसको उसकी रिपोर्टिंग करेंगे और उसके परिवार को, जो उसके आश्रित हैं, उनको भी जो है कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो आश्रित राशि है कुछ वो दी जाएगी। तो इसका भी शासनादेश जो है पिछली बार ही शासनादेश हुआ था और उस शासनादेश के हवाले से ही हमने सारे जिला पंचायत राज अधिकारियों से ये रिपोर्ट मांगी गई थी। वैसे अभी तक तो कहीं से भगवान न करे कि जरूर नहीं कि वो रिपोर्ट आए, लेकिन ये भी आप लोगों के सभी के संज्ञान में, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में ये बात रखी जा रही है कि इसमें ये भी विभाग के द्वारा ये एक काम किया गया था ताकि जो है वो इस तरह की अगर किसी के साथ दुखद घटना हो गई हो तो उसको भी मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ पैसा दिलाया जा सके। इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे वहाँ जो ग्राम पंचायत अधिकारियों की संख्या बहुत कम है और ग्राम पंचायतें हमारी 7,791 ग्राम पंचायत। इन 7,791 ग्राम पंचायतों में ये मुमकिन नहीं था कि हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हर गांव में नोडल अधिकारी बन जाए। तो उसके लिए भी एक यहाँ से पत्र हमारे डीपीआरओ साहबान को, कॉपी एसडीओ साहबान को और जिलाधिकारी महोदय को गई थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए। जो नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी हो सकता है, ग्राम विकास अधिकारी हो सकता है, आशा हो सकती है, पटवारी हो सकता है, या कार्यकर्त्री जो हमारी बाल विकास की कार्यकर्त्री है, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्त्री है, वो भी उसमें हमारी जो है एक गांव के लिए नोडल अधिकारी हो सकती है, ताकि ये ना हो कि किसी गांव में जो कोई इस तरह की व्यवस्था अगर हो तो उसके लिए किसी अधिकारी की जरूरत ना हो कि उस गांव में जो भी तैनात हो वो भी उसकी रिपोर्टिंग कर सकता है। ये आप लोग जानते हैं कि ये प्रवासियों का जो आगमन था, उस आगमन में जब प्रवासी, क्योंकि इतने प्रवासी आए हैं और उत्तराखंड में हर गांव में प्रवासी अपने गए हैं, और प्रवासी जो बाहरी स्टेट में काम कर रहे थे, कोई होटल व्यवसाय से जुड़ा था, कोई टूरिज्म के काम से जुड़ा था, कोई अपना और कोई काम कर रहा था, किसी के पास कोई हुनर था। तो लास्ट ईयर ही जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी लेबर, जो माइग्रेंट लेबर है उसके संबंध में, और सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को, ये टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और स्टेट को, सबको ये निर्देशित किया गया था कि वो अपने वहाँ जो आए हुए प्रवासी हैं उनका जो है एक रिकॉर्ड रखें। तो उसके क्रम में यहाँ से पत्र गया था सारे डीपीआरओ साहबान को कि वो ग्राम पंचायतों में उनका रिकॉर्ड रखवाएं, एक रजिस्टर बनाएंगे जिसका जो है नोडल अधिकारी हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी ही होगा। और वो 3 तरह के वो रजिस्टर रखे गए थे कि उसमें ये भी था कि वो वही तो उनके आने के लिए थे, लेकिन ये एक रजिस्टर ये था कि उसमें प्रवासी आया, कहाँ से आया, उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम क्या था, वो अपने पुराने जहाँ उसका पिछले कौन सा प्रदेश से था, या एमपी से था, महाराष्ट्र से था, केरल से था, बंगाल से था, यूपी से था, एमपी से था, वो वहाँ क्या काम करते थे और यहाँ उनको किस काम के लिए हम लोग जो है उसको सजेस्ट कर सकते थे। तो इस श्रम विभाग को ये डाटा हमारी तरफ से जाना था और उसमें जो है जो भी डाटा इकट्ठा हुआ है, इस तरह के डाटा वो तीनों लेवल की पंचायतों में हुआ है, वो हमारी ग्राम पंचायत में भी हुआ है, वो हमारी क्षेत्र पंचायत में भी हुआ है और वो हमारी जिला पंचायत में भी हुआ है। तो वो डाटा भी एक मैं अभी सारे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक तरह से विभाग ने एक कार्य किया था, जो एक डाटा जो है आपके ही स्तर पे जो है संकलित कर दिया गया था और भविष्य में जब भी कभी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है तो उसको, उस डाटा को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि पंचायतों में जो हमारा गूगल ड्राइव में जो आपने ये सब हमारे जो प्रवासी हैं, जो संक्रमित हैं, जो आपने रखा गया है, जितने भी हमारे आज तक हमारे कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई है, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो क्वारंटीन सेंटर में एडमिट थे, जो होम आइसोलेशन में रहे हैं, उनका एक डाटा हमारे पास, पूरा डाटा बैंक हमारे पास 21 अप्रैल से हमारे पास आज तिथि तक जो भी है चल रहा है। उसमें जो है कर्मचारी जो है हमारे
डीओ, डीपीएम और हेल्प डेस्क के माध्यम से यहाँ से भी 2 कर्मचारी उसमें लगाए गए हैं जो पूरा डाटा को अपडेट करते हैं। और वो डाटा हमारे कभी भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो डाटा भी हमारे पास है कि उसका भी एक रिकॉर्ड हमारे पास है कि कितने लोग आए, कितने लोग स्वस्थ हो गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई कोविड के कारण। ये भी एक विभाग का एक हमारा उपलब्धि है और हमारा इसमें एक काम है। इसके अलावा भी एक मोबाइल ऐप भी यहाँ से लॉन्च की गई थी। उस मोबाइल ऐप में भी जो हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधानगणों को उसकी ट्रेनिंग भी ब्लॉकों के माध्यम से हमारे एडीओ पंचायत साहबान को, हमारे जो एक्सपर्ट थे उन लोगों के द्वारा दी गई थी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि पंचायती राज विभाग ने जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जो पदाधिकारीगण हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, प्रधानगण हैं, प्रमुखगण हैं, उनके माध्यम से, क्योंकि ये हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से ही खड़ा है। ये नहीं हो सकता कि किसी गांव की रिपोर्टिंग हमें करनी हो तो हम यहीं से बैठ के करें। अगर यहाँ से हम बैठ के करेंगे तो उसको सर्वप्रथम हमें अपने डीआरओ साहब की आवश्यकता पड़ेगी, उनको एडीओ पंचायत की जरूरत पड़ेगी, एडीओ पंचायत को ग्राम पंचायत अधिकारी की पड़ेगी और ग्राम पंचायत अधिकारी अपने प्रधानगण से, अपने उप प्रधान से, किसी सदस्य से संपर्क करने के बाद वो डाटा अपना एकत्रित कर सकता है। तो ये सब चीजें जो है विभाग की थी। एक छोटी सी पीपीटी भी है हमारी बनाई हुई इस संबंध में। मैं चाहूंगा कि जो आप लोगों ने पिछले समय कार्य किए थे उसका एक छोटी सी पीपीटी हमने बनाई थी और वो काफी समय पहले जो है भारत सरकार को भी यहाँ से गई थी। हमारे स्टेट में जो हमारे राज्य सरकार है उसको भी हमने शेयर की थी। मैं आपको शेयर करना चाहूंगा वो पीपीटी। ज्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा एक डाटा संकलन है और पूरा क्यों हाँ, बड़ा कर थोड़ा, उसी को छोटा रख दीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन और भी तो होगा। हाँ कुंडली, हाँ कुंडली, अच्छा कर, ठीक है। तो ये जो है हमारे जनपदों की स्थिति है। उससे ये जो हमारे ग्राम पंचायत की संख्या है हमारी पूरी ग्राम पंचायत है और जो हमारी कोविड कंट्रोल कमेटी है वो हर जगह गठित है। यानी कि ये बताने की जरूरत नहीं कि अल्मोड़ा में 1160 ग्राम पंचायतें हैं तो 1160 वहां पर कमेटी हमारी गठित है। इसी तरह बागेश्वर में 407 हैं, चमोली में 610 हैं, चंपावत में 313 हैं, देहरादून में 401 हैं, हरिद्वार में 306 हैं, नैनीताल में 479 है, पौड़ी गढ़वाल में 1174 है, पिथौरागढ़ में 686 हैं, रुद्रप्रयाग में 336 हैं, टेरी गढ़वाल में 1035 हैं, उधम सिंह नगर में 376 हैं और उत्तरकाशी में 508 है। तो सारी जगह हमारी जो है ये कमेटी को कोविड कंट्रोल कमेटी प्रधान की अध्यक्षता में है और इसमें आशा, एएनएम और अन्य आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी और वहां से जुड़े हुए कुछ लोग हेल्थ वर्कर वो इसमें जुड़े हैं। वो कोविड कंट्रोल का कमेटी का मतलब ये है कि वो वही उसको जो है कमेटी के रूप में उसे देखते हैं। इसी प्रकार जो हमारा क्वारंटीन सेंटर जो हमारे बनाए गए थे वो पंचायत घरों में बनाए गए थे और विद्यालयों में बनाए गए थे, सामाजिक भवन में बनाए गए थे। तो ये पंचायत घर में जो हमारे, मैंने आपको जैसे संख्या बताया कि अल्मोड़ा में 698 हैं, बागेश्वर में 149 हैं, चमोली में 320 हैं, चंपावत में 126 हैं, देहरादून में 278 हैं, हरिद्वार में 335 है, नैनीताल में 628 हैं, पौड़ी गढ़वाल में 779 है, 779 और पिथौरागढ़ में 756 है, रुद्रप्रयाग में 172 है, टेरी गढ़वाल में हमारे 499 हैं,
उधम सिंह नगर में 80 हैं और उत्तरकाशी में 52 हैं। जो विद्यालयों में हमारे क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे वो भी इस तरह से हैं। अल्मोड़ा में मैं इसलिए इसे यहाँ से पढ़ रहा हूँ कि जो हमारे डीपीआरओ साहबान हैं, हमारे डीपीएम हैं, डीओ हैं या ब्लॉक के जो हमारे अधिकारीगण हैं, अगर इसमें किसी प्रकार का संशोधन होगा तो मुझे अलग से बता भी देंगे फोन करके, क्योंकि ये जो है हमने तभी से, जब से हमारे क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं तभी से ये डाटा हमारे पास हैं। और इसी तरह से अल्मोड़ा में आपको बताऊं कि विद्यालय जो है हमारे वहाँ 869 हैं, बागेश्वर में 565 हैं और चमोली में 447 हैं, चंपावत में 331 हैं, देहरादून में 278 हैं, हरिद्वार में 335 हैं, नैनीताल में 335 हैं, नैनीताल में 628, पौड़ी गढ़वाल में 729। ये प्रधान गणों के लिए भी सूचना प्रधान गणों के लिए भी है, जो जनपद से अगर कहीं आगे पीछे उनको वहां हो तो अपने जो है एडी पंचायत से अपने ग्राम अधिकारी के माध्यम से इस सूचना को करेक्ट करा। पिथौरागढ़ में जो है 756 है, रुद्रप्रयाग में 164 है, टेरी में 1193 है, उधम सिंह नगर में 396 है, उत्तरकाशी में 493। इसी के आधार पर वो जो हमारा 84 नंबर की जो हमारा शासन देश में जो रिपोर्टिंग जो शासन को जाती है वो इसी आधार पर जाती है कि पंचायत घर में उनके कितने संक्रमित हैं, विद्यालय में उनके कितने संक्रमित लोग हैं और सामुदायिक भवनों में कितने हैं। इसमें जो है अस्पताल का इसमें नहीं है, क्योंकि अस्पताल में जो भी व्यक्ति एडमिट होगा वो किसी अर्बन क्षेत्र में होगा, ग्रामीण क्षेत्र में होगा, लेकिन गांव के अंदर नहीं। गांव ये सब जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर के हैं और गांव के अंदर है। तो इसी ये जो है सामुदायिक भी हमारे इस प्रकार से कुल मिला के 980 हैं। मैंने आपको बताया कि 11,572 जो है हमारे क्वारंटीन सेंटर इन सबको मिला के रखे। नेक्स्ट, ये कुछ फोटो शेयर हैं। जैसे कि हमने सबसे दूर का गांव देखा कि 26 मई को 2021 में जो आइवरमेक्टिन जो दवा वितरित की गई थी, तो उसको जो है माणा में, जो हमारा बॉर्डर का गांव है, उस माणा में ये दवाई का वितरण का कार्य दिखाया गया था। और ये जो है हमारा विकासखंड भीमताल था, जिसमें नैनीताल जनपद का जो देरा गांव था उसमें आशा द्वारा जो है ये जो है दवा वितरण का किट जो है वो जत्थों पर बांटा गया था। इसके साथ साथ ही ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उधम सिंह नगर है, जिस समय ये 28 मई का एक फोटोग्राफ है जिसमें 2021 में उनका कोविड का सैंपलिंग की गई थी। ये पौड़ी गढ़वाल का एक जो डुंगरी पंत एक ग्राम पंचायत है, पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर से लगी हुई है। उसमें सैनिटाइजेशन का काम करते हुए जो हमारे सैनिटाइजेशन के हमारी जो पंचायत है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है, और ये सैनिटाइजेशन वाले काम करते हुए दिखाई गई थी। कुछ फोटोग्राफ, बहुत सारे फोटोग्राफ आप लोगों ने शेयर किए, बहुत सारी पीपीटी आप लोगों ने शेयर की, आदर्श ग्राम सभा की है। उनमें से कुछ छाटे, ये नहीं है कि जिनका छाटा वही हुआ है, ये सभी ग्राम पंचायतों में इस प्रकार से है। ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि हाँ हमारी हर ग्राम पंचायत में इसी तरह है। तो दूरस्थ जनपद जो हमारा पिथौरागढ़ है उसमें कीड़ी जिमिया ग्राम सभा है, जिसमें जो है क्वारंटीन सेंटर ये बनाया गया था, मुंशियारी का है, सबसे दूर का है। और उसी में जो है इसी तरह का जो है ये अंदर जो आप देख रहे हैं कि जो क्वारंटीन सेंटर में जो बिस्तर लगाए गए हैं, किस तरह से व्यवस्था की गई है, वहां का एक फोटोग्राफ रखा गया। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत में ये भी एक आपका ये है कि ग्राम पंचायत में कोविड कंट्रोल कमेटी की बैठक का कार्यभार जो लिया गया था, ये कोविड निगरानी समिति की बैठक करते हुए ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं कि कोविड निगरानी समिति की जो बैठक हो रही है उसमें जो 27 मई को जो है बालाकोट विकासखंड जनपद पिथौरागढ़ का था। और बैठक में जो निर्णय लिए गए, शासन ने चाहा था कि कोविड कंट्रोल की बैठक वहां हो रही है गांव में कि नहीं हो रही है, इससे हमको अवगत कराया जाए। तो हमने जनपदों से मांगा था और बहुत सारे जनपदों में हमने दिया था, जिसकी स्कैन कॉपी साफ सी आई है। हमने उसी को स्कैन करके रखा गया था। कुछ लोग कुछ की पढ़ने में नहीं आ रही थी, तो ये नहीं है कि जिसका हमने रखा वही है, बाकी के नहीं है। ग्राम पंचायत में इसमें जो बैठक में निर्णय लिए गए थे वो था, ग्राम पंचायत में सैनिटाइजेशन का काम कराया गया था, जन जागरूकता उसमें गांव में कराई गई थी कि जन जागरूकता कैसे लोगों को कोविड के लिए अवेयर किया जाए। क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था जैसे आपने कराई कि क्वारंटीन सेंटर कैसे बनाए जाएंगे, क्वारंटीन सेंटर कहाँ होंगे, उसको भी देखा गया। अपना कोविड किट का वितरण कैसे करे जाएंगे और कौन करेगा, आशाओं के द्वारा किया गया था, आंगनबाड़ी के द्वारा किया गया था, ग्राम जो हमारे इनाम है उनके द्वारा किया गया था। ये भी उसमें निर्णय में लिखा गया है। ये जो निर्णय है उसी को हमने नीचे से लिखा है। और भीड़ पर किस तरह से, अगर ग्राम पंचायत में भीड़ बढ़ती है
तो उसमें किस तरह से अपना भीड़ पर नियंत्रण कैसे करें। मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजेशन रखेंगे, 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे ये समाप्त कर दें। इसके साथ साथ जो जितनी भी आपने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं उसमें आपकी जो है वॉल पेंटिंग है, जगह जगह स्लोगन है आपके लगाए हुए हैं, आपने नुक्कड़ नाटक करे हैं हमारे ग्राम पंचायत के हमारे प्रधानगणों द्वारा, क्षेत्र पंचायत द्वारा और जिला पंचायत द्वारा। जहां जहां भी जिस क्षेत्र में आपने उसके नुक्कड़ नाटक के फोटोग्राफ लगे हैं, सैनिटाइजेशन के फोटोग्राफ आपने भेजे हैं, शेयर किए हैं, वॉल पेंटिंग आपने कराई है। तो मुझे मतलब ये सब जो है अवेयरनेस जो है ये दर्शाती कि हमारे जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे पंचायत के हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने कोविड में जो है बहुत वाइटल रोल अदा किया है और बहुत जीवंत आप लोगों ने जो है एक सराहनीय काम किया है। और अब इस सराहनीय कार्य के लिए मैं आपको विभाग की ओर से भी, शासन की ओर से भी आपको बधाई देता हूं। और जो आप लोगों के जैसे कि आप लोग बराबर उसमें अब कुछ लोगों ने कुछ समय से लिखना बंद कर दिया कि हमको हमारा पेमेंट नहीं हो पाया है। अगर अभी भी किसी का पेमेंट रुका हुआ है, नहीं हो पाया है, या आपको ही आज ही जानकारी मिल रही है, जानकारी नहीं थी, तो आप जो है अवश्य अपने ग्राम पंचायत अधिकारी से या अपने एडो पंचायत साहबान से बता देंगे। मैं आपको फिर भी इस संबंध में हेल्प डेस्क का एक नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, जिस नंबर पे भी आप जो हमारे यूट्यूबर जो है हमारे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब को देख रहे हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा जो हेल्प डेस्क का नंबर है 1800 419 0444 1800 419 0444 ये हेल्प डेस्क का नंबर है। अगर आप की कोई समस्या हो इस संबंध में, कोविड के संबंध में आपका भुगतान ना हुआ हो, या किस तरह से आपको कोई कठिनाई आ रही हो, या आप नहीं समझ सके इस बात को कि किस तरह से हम उसको भुगतान करेंगे, तो पूछ सकते हैं। नहीं तो अपने ग्राम पंचायत अधिकारी को आपका पूरा नॉलेज है, आपके एडो पंचायत साहबान को पूरा नॉलेज है, वो भी आपको इस संबंध में दिशा निर्देश दे सकते हैं। अपने डीपीआरओ कार्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर बाय द वे माना हो पड़ा हो तो ये हेल्प डेस्क से भी नंबर दे सकते हैं। हम इसको जो है 24 आवर्स काम करता है, हम आप इसके माध्यम से भी आपको इस समय में बता सकते हैं। अब बात रही कि जो कोविड की जो तीसरी लहर है, क्योंकि जैसे कि आप जान रहे हैं कि अब कोविड जो है कम होता चला जा रहा है, और आशंका जो आप जैसे टीवी में आप देख रहे होंगे कि अब जो है नेक्स्ट टाइम जो है कोविड की जो थर्ड वेव आनी है, थर्ड लहर उसकी आनी है, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है। तो मैं सबसे पहले यही अनुरोध आप लोगों से कराऊंगा कि जो भी वैक्सीनेशन गाँव में हो रहा है, ऑन साइट हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, उस आप अपने लोगों को अवेयर कीजिए कि वो सारे के सारे लोग जो है अपना वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। और ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर कोई ग्राम सभा 100% वैक्सीनेशन करा लेती है तो जरूर अवगत कराए, वो निदेशालय को भी अवगत कराए, अपने ब्लॉक को अवगत कराए, जिले को अवगत कराए कि उन लोगों ने 100% वैक्सीनेशन करा लिया है। अगर वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ से जो है आपकी जो समस्या है, आपकी जो बात है, वो सीएमओ कार्यालय को, जो वहाँ से वैक्सीनेशन का कार्य जिला प्रतिरक्षण अधिकारी देखते हैं, उनको यहाँ से सचिव साहब के स्तर से, शासन के स्तर से उनको पत्र भी चला जाएगा। और उनका एक प्रोग्राम पर डे निकलता है, वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम जो पर डे पूरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र के लिए पूरा जारी करते हैं। हर दिन 5-6 बजे करीब वो एक जारी कर देते हैं कि कल वो कहाँ ऑन साइट और ऑनलाइन वैक्सीनेशन कराते हैं। अभी जो है 18 साल वालों से ऊपर के लिए का लक्ष्य उन लोग कम रखा है। अब कोवैक्सीन और कोविडशील्ड की दूसरी डोज वो जो है 45 से ऊपर वालों के लिए लगा रहे हैं कोविडशील्ड की, और कोवैक्सीन जो है वो फर्स्ट डोज के रूप में दे रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले, अभी इसी जो 12 हमारा जुलाई था, 12 जुलाई में ही हमारी जो वैक्सीन जनपद में आई है। उससे पहले आपने देखा हो कि कुछ लोग वैक्सीन सेंटर में जा रहे थे और वो वापस आ जा रहे थे, ये वैक्सीन थी नहीं। तो वैक्सीन अब पर्याप्त मात्रा में है। तो मेरे सभी ग्राम प्रधानगणों से और सारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे अपने अधिकारी कर्मचारियों से आशा अनुरोध है कि वो जो है वैक्सीन अवश्य लगा लें और अपने गांव को एक सर्टिफिकेट दिलवा दें कि आपके गांव में जो है पूर्णतः जो है 100% जो है वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है। थर्ड वेव की बचाव के लिए हमारे पास यही है कि हम अपने आप को वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगाने के बाद ये ना हो कि साहब हमने वैक्सीन लगा दी है तो हम मास्क नहीं पहनेंगे। मैंने अभी मास्क नहीं पहना है, बगल में तिवारी जी ने पहना है,
वो मतलब तिवारी जी उसके लिए अवेयर हैं बिल्कुल। तो अब उनका तो प्रवचन हो गया था, तो मेरा था तो मैंने कहा मास्क उतारी दूं। तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें और 2 गज की दूरी भी रखें। वैक्सीन लगाने से ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि जो है अब कोविड के संक्रमित से वो उनका बचाव हो गया। आपने पेपर में और टीवी में बार बार देखा है कि जिनको कोविड का वैक्सीनेशन हो गया है उनको फिर वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो गया है। तो ये जरूर नहीं है कि वो उनको कोविड नहीं होगा। ये एक बीमारी है, बहुत हालांकि बहुत कम दर पर इसकी मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी चीजें हम लोग देखते हैं समझते हैं टीवी में या अखबारों में जो बहस होती है उनको पढ़ते हैं, उसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है पहले से, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या अन्य कोई बीमारी है, तो मैंने भी खुद देखे हैं, इस तरह के लोग देखे हैं कि जो बहुत स्वस्थ थे और हमारे मतलब जानने वाले थे, रोज के मिलने वाले थे, कई बार मतलब जो है मिलते थे, तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये एक बहुत दुखद वो है कि हमें इस बीमारी से अपने आप को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है। खास तौर पे जो हमारे फ्रंट लेवल में जो काम कर रहे हैं, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको विशेष रूप से सजग रहना है, उनका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। और जनपदों के लिए ये भी पत्र शासन की ओर से गया था जिला अधिकारी महोदय के लिए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए कि वो जो हमारे प्रधानगण हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन करा लें। और कई जगह जो है उनके कैंप भी लगे, स्पेशल ड्राइव भी चली। कई लोगों ने प्रधानगणों ने फोन करके भी बताया, कई जगह डीपीआर साहब ने भी बताया कि साहब हमारे फलाने ब्लॉक में 100% हो गया है, हमारे फलाने जनपद में इतना % हो गया है। तो वैक्सीनेशन का कार्य भी लगभग हमारा जो है प्रधानगणों के लिए हो गया है। कोरोना वॉरियर से वो घोषित हैं, उनका जो अगर किसी कारण से, कोविड के कारण से दुखद मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया शासन आदेश है विगत वर्ष का किया हुआ, उसमें जो है संबंधित सीएमओ की रिपोर्ट के आधार पर और डीएम जो संबंधित जिलाधिकारी महोदय हैं उनके आधार पर शासन को वो रिपोर्टिंग की जाएगी और उनको फिर माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। तो आज का जो ये सत्र था ये कोविड के लिए और जीवंत ग्राम सभा के लिए था। आप लोगों ने इसमें जो है धैर्यपूर्वक हम लोगों को सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे प्रधानगण जो है कि मैं तो क्या कहता हूँ कि किसी भी संबंध में अगर वो अपना कोई विचार रखना चाहते हैं, कमेंट देना चाहते हैं या फोन से पूछना चाहते हैं या किसी और तरह से, तो हेल्प डेस्क के माध्यम से हमसे, अपने डीपीआरओ साहब से, अपने ईडीओ पंचायत साहबान से, ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, इसमें आप क्या सुधार और चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट इसमें रखा जाएगा, क्या सब्जेक्ट इसमें और होने चाहिए, उसके बारे में हमारे डीपीआरओ साहब भी हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे कि साहब आप इसमें ये रखवा लीजिए। ईडीओ पंचायत भी दे सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी भी दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो है फील्ड में काम कर रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा है यहाँ पर से, तो हम उन्हीं चीजों को वरीयता दे देते हैं जो भारत सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट से होती है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनकी प्रायोरिटी आप भी निर्धारित करते हैं कि इस तरह का यहाँ से अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं इन सब चीजों से आप लोगों से अलविदा कहना चाहूंगा। और जो कोविड डैशबोर्ड हमारा है, कोविड डैशबोर्ड में जो प्रतिदिन हमारी जो एंट्री होनी चाहिए वो हमारे डीपीएम और डीओ हमारे कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो उसमें जो है जरा गति लाएंगे, और डीपीआरओ साहबान से भी अनुरोध करूंगा कि उसमें जो है तेजी लाने के लिए कहेंगे, ताकि हमारा कोविड का जैसे कि हमारी अब ये लहर कम हो जा रही, तो हमारे पास जो पेंडिंग वर्क है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। एक बात मैं अपने डीपीआरओ साहबान से और भी कम कहना चाहूंगा कि जो हमारी कोविड की रिपोर्टिंग है, उस रिपोर्टिंग अब क्योंकि धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसको उसी आधार पर भी देख लीजिए। क्योंकि अभी तो ये था, क्योंकि ये एक चरखा चल रहा था, पहिया चल रहा था, तो किसी 2 जनपदों की रिपोर्ट नहीं भी आती थी तो हम उसको टाइमली मतलब इंक्लूड न करते थे, तो भेज देते थे। हम 11 जनपदों की रिपोर्ट भेज देते थे, 10-12 की भेज देते थे, छूट जाता था, अगले दिन उसको शामिल कर लेते थे। लेकिन अब जैसे जैसे कोविड कम हो रहा है और ये ग्राफ नीचे गिरेगा, तो वो एक बार अपनी रिपोर्टिंग को जरूर अवश्य देख लें। ये भी ना हो कि एक ही दिन में वो इतनी ज्यादा मृत्यु दिखा दें कि जो संभव ना हो। अगर बाय द वे किसी की रिपोर्टिंग में कुछ अंतर कहीं से आ गया हो, तो उसको उसी हिसाब से मीट आउट कर लें कि वो अपना अंतर भी स्पष्ट हो जाए और न इतने संक्रमित आए, न इतने एक ही दिन में इतने बाहर आ जाएं
कि आप 5,000 एकदम संक्रमित आपने बाहर निकाल दिए हो, एक दिन में ये संभव नहीं है। अगर आपके वहाँ रिपोर्टिंग आपने देखी होगी, कुछ जनपदों से हमने फोन भी कराया था व्यक्तिगत रूप से भी, तो वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अब जो है रिपोर्ट शासन उसमें क्या निर्णय लेगा, अभी तक तो कोई निर्णय हुआ नहीं, और जब तक भी रिपोर्टिंग शासन कहेगा तब तक हम लोग रिपोर्टिंग करते रहेंगे। लेकिन आप लोग जो अब रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसको जो है जरा एक बार से फिर अपना रिव्यू कर लीजिए, ताकि वो रिपोर्ट किसी तरह से उसमें कोई त्रुटि ऐसी ना आए कि जब बंद हो रिपोर्ट तो हम कोई आंकड़ा प्रस्तुत ना कर सकें। वो हमारी जो गूगल ड्राइव वाली है रिपोर्टिंग उससे मैच करना चाहिए, हमारी जो 309 वाला पत्र है उससे मैच करना चाहिए, हमारी जो प्रवासियों वाली रिपोर्ट है उससे मैच करना चाहिए। तो वो कई फॉर्मेट से मिलके एक रिपोर्ट बनती है। तो शासन को वही रिपोर्ट हम भेजते हैं, तो उसमें फिर हम बार बार एक रिपोर्ट अगर आप चेंज नहीं करा पाए, गूगल ड्राइव में अगर आपने चढ़ा दिया है तो उसको भी चेंज नहीं करा जा सकता। तो मैं किसी का कोई प्रश्न हो कि डीपीआरओ साहबान का, तो अवश्य कृपा करके पूछ लेंगे, नहीं तो समय हो गया है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इसको यही प्रोग्राम को समाप्त किया जाए। इजाजत है आप लोगों की? अगर मेरी आवाज आ रही है तो कोई बता दें, हो सकता हो मेरी आवाज ही ना आ रही हो, हम बहुत देर से बोले जा रहे हैं। नहीं सर, ठीक है, हो गया, समाप्त करिए। ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी, आपको उधमसिंह नगर में आवाज जा रही है, और मैं सोचता हूँ सारे डीपीआरओ साहबान को आवाज जा रही होगी। तो आप लोगों का सहयोग इसी तरह से, मार्गदर्शन इसी तरह से बना रहेगा। और जैसे कि सर्वे जीवंत जो हमारी ग्राम सभा है, वाइब्रेंट ग्राम सभा, क्योंकि वो हमारा पंचायती राज का हमारा अपना खुद का काम है, और हमें अपने खुद के काम को दूसरों के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते कि कोई अधिकारी उसमें आएगा नहीं आएगा, हम कैसे मीटिंग कराएंगे या मीटिंग फ्लॉप करा देंगे या उसमें कोई निर्णय नहीं लेंगे, ये हमारे विभाग की बदनामी होगी। तो हमें अपने प्रधानगणों को, अपने जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं उनको मोटिवेट करना होगा कि इसको वाकई ही जीवंत बनाना है। अगर ग्राम सभाएं जीवंत बनेंगी तो ब्लॉक भी जीवंत बनेगा, जिला भी जीवंत बनेगा, स्टेट भी जीवंत बनेगा। तो मैं इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपने सहयोगी तिवारी जी से को भी धन्यवाद देता हूँ, और नितिन जी हमारे साथ हेल्प डेस्क से बैठे हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी लोगों को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद।